सबसे पहले ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि बेसिकली एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी है क्या चीज। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का मतलब क्या है? एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का मतलब है न्यूमरोलॉजी को इन डिटेल जानना, न्यूमरोलॉजी को न्यूमरोलॉजी को कोर में जानना। हम न्यूमरोलॉजी की जो सतह पढ़ते आ रहे हैं ना, कि सिर्फ ऊपर ऊपर तौर से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, उसको उसको इन डेप्थ इन डिटेल देखना कि एग्जैक्टली नंबर्स किस तरह से काम करते हैं। हम बेसिकली हम ये क्लियर कर पाना कि नंबर्स एक्चुअल में हम प्लैनेट्स को नंबर्स के नाम से बुला रहे हैं, हम प्लैनेट्स को नंबर के नाम से बुला रहे हैं, ये समझ पाना। मैं बहुत बार एक ही चीज बोलती हूँ कि जो हमारे प्लैनेट्स है ना, हम कुछ भी कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ लें, कोई भी विद्या पढ़ लें, हम एट लास्ट में प्लैनेट्स की बात कर रहे होते हैं। हम न्यूमरोलॉजी पढ़ लें, हम एक नंबर बोले, हम सूर्य की बात करते हैं। हम वास्तु बोले, हम ईस्ट डायरेक्शन बोले, हम सूर्य की बात कर रहे होते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन सूर्य की डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन शनि की डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट शुक्र की डायरेक्शन है। मतलब बेसिकली अगर हम वास्तु की तरफ जाएं तो हम कहते हैं कि हाँ, हम कहीं ना कहीं क्या, इन टोटल इन कोर हम प्लैनेट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये जो प्लैनेट्स है ना, ये हमारे हर ऑकल्ट साइंस के हीरो है, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, इनको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले प्लैनेट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की क्लास जो है ना, हम सबसे पहले इन प्लैनेट्स को जानेंगे। अच्छा, प्लैनेट्स को ना हमेशा एक चीज समझ के रखिएगा। जब भी आप प्लैनेट्स के बारे में सोचे ना, तो जैसे हम इंसानों के बारे में सोचते हैं ना, कि हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं, तो हम उस इंसान के बारे में सोचते हैं। जैसे मान लीजिए मैं तारा कांता जी के बारे में बात करूं कि तारा कांता जी कैसे हैं। तारा कांता जी एक सभ्य इंसान है, एक सौम्य इंसान है। इनको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है कई बार इनको है ना, तो ये बेसिकली इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। भाई तारा कांता नाम का ये जो व्यक्ति है, ये ऐसा व्यक्ति है। हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं ना, तो जैसे हम किसी इंसान को डिस्क्राइब करते हैं, तो उसी तरीके से हम प्लैनेट्स को डिस्क्राइब करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ आ पाएगा। और कभी जिंदगी में अगर कोई भी ऑकल्ट का सब्जेक्ट उठाओगे, अगर आपको प्लैनेट्स की अच्छी नॉलेज हो गई, आप प्लैनेट्स को आप समझ गए, प्लैनेट रूपी इंसान को आप समझ गए, तो आप समझ जाओगे। हम हमेशा कहते हैं कि इंसान ना कई बार हो सकता है कि अपनी आदतें चेंज कर ले, लेकिन इंसान कभी अपनी फितरत चेंज नहीं करता, है ना। कई बार उसकी सिचुएशन चेंज हो जाती है, लेकिन उसका भाग्य चेंज हो सकता है, लेकिन एक इंसान अपनी फितरत चेंज नहीं करता। फितरत फितरत का मतलब क्या होता है? जिस चीज के साथ वो बॉर्न हुआ है ना, वो चेंज नहीं होती है। जैसे कि अब एक छोटा सा आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी, क्लियर होगी चीजें कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। एक व्यक्ति है, बहुत गुस्सैल, बहुत ज्यादा गुस्सैल, मतलब उसको हर बात पे गुस्सा आता है। वो बहुत, उसके अंदर बहुत एनर्जी है, वो बहुत अग्रेसिव है, और वो बहुत ही ज्यादा मतलब उसको इट्स लाइक उसको ना उसका गुस्सा सर पे यहाँ बैठा रहता है। अब वो एक व्यक्ति, बहुत गुस्से वाला व्यक्ति, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा, मतलब ये उसकी फितरत है, वो चेंज नहीं हो सकती है ना। अब ये व्यक्ति जो जिसके बारे में आपसे बात कर रही हूं, ये व्यक्ति किसी का पिता है। ये व्यक्ति अगर किसी का पिता है, तो क्या वो अपने बच्चों को बड़े प्यार से बैठ के, बड़े दुलार से उनको पुचकार पुचकार के उनको इस तरह से समझाएगा, या वो व्यक्ति अपने बच्चों को गलत काम करने पर उनकी पिटाई कर देगा या उनको पनिश करके समझाएगा? आप यहाँ पर सब बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप कंप्लीटली अपने आप को कभी भी अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, जवाब दे सकते हो। पनिश करके समझाएगा मैम। पनिश करके समझाएगा ना, उनको बहुत प्यार से बिठा के ऐसे पुचकार पुचकार के, चलो चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव एकदम गुस्सा आ जाने वाला है, उसका स्वभाव बहुत अग्रेसिव है, तो वो उसी तरह से समझाएगा। लेकिन चाहे वो उनको पनिश करके समझाए, चाहे वो उनको पिटाई करे, लेकिन क्या अगर वो पिता है, मैंने यहाँ पर पदवी क्या दे दी उसको, पिता की पदवी दे दी। तो अगर वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर मतलब वो पिता के रूप में है, तो क्या वो कभी भी जेन्युइनली उस बच्चे के साथ गलत कर सकता है?
अगर वो पिता है तो क्या उसकी, चाहे वो उसको उसकी पिटाई कर ले गलत काम करने पर, चाहे वो उसको उसके समझाने के तरीके हार्श हो क्योंकि वो अग्रेसिव है, उसका नॉर्मल नेचर है, चाहे उसके समझाने के तरीके हार्श हो, लेकिन कभी भी वो अपने बच्चे के लिए खराब नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता, उसके लिए नेगेटिव नहीं कर सकता। एनी हाउ उसको कुछ देकर ही जाएगा, है ना? एनी हाउ उसको कुछ ना कुछ देकर ही जाएगा, उससे कुछ छीनेगा नहीं। आप और अगर ऐसा व्यक्ति किसी का दुश्मन बन जाए, जिसको जो बहुत ही अग्रेसिव है और बहुत उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, अगर ऐसा व्यक्ति किसी का दुश्मन बन जाए, किसी की दुश्मनी हो जाए उस व्यक्ति से, तब क्या वो व्यक्ति प्यार से बातें करेगा या फिर वो सीधा मारकाट पर आ जाएगा? वो सीधा मारकाट पर आ जाएगा। मारकाट पर आ जाएगा। उसका नेचर है भाई, उसका स्वभाव है, वो ऐसे ही है। अभी तुमने उससे दुश्मनी कर ली, अब ये हो गया काम। ये व्यक्ति का स्वभाव है। लेकिन एक व्यक्ति, वही सेम व्यक्ति अगर पिता के रोल में है तो हो सकता है वो अपने बच्चे के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए, लेकिन कभी उसका बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति से आपने दुश्मनी कर ली तो यहाँ पर बुरा होना थोड़ा ज्यादा वो हो जाएगा। चलिए, एक तो ये समझ में आया आपको। दूसरा क्या है? एक व्यक्ति है जो साधु है, एकदम बिल्कुल साधु। अब ऐसा व्यक्ति अपने बच्चे के साथ ऑब्वियसली बात है, अगर वो कुछ गलती करेगा, कुछ प्रॉब्लम वो करेगा तो उसको बैठ के विजडम देगा, उसको समझाएगा कि देखो बेटा ये गलत है, ये सही है। अब बच्चा समझे ना समझे इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन उसका समझाने का तरीका होगा। वो कभी ऐसे मारेगा नहीं, वो कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं करेगा। हमेशा अपने बच्चे को बहुत ज्यादा विजडम भरी बातें देगा, विजडम भरी चीजें देगा, क्योंकि उसका स्वभाव है वो इंसान अपना स्वभाव नहीं त्याग सकता, इंसान अपनी फितरत नहीं त्याग सकता। उसके अब ऐसे साधु व्यक्ति के साथ किसी की दुश्मनी हो जाए तो हो सकता है वो उसको विजडम ना दे, वो उसको नॉलेज ना दे, वो जो जो उसका स्वभाव है, जो उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव ना करे, लेकिन उसको हार्म भी नहीं पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा उसको परेशान भी नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति के साथ किसी की दुश्मनी हो जाए तो आप समझ रहे हो हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं प्लैनेट्स के स्वभाव, कौन सा प्लैनेट किस स्वभाव का है, और उसके बाद आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं उन प्लैनेट्स की दूरी देखते हैं कि वो प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर कोई अच्छे स्वभाव वाला प्लैनेट आपके लिए अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो हमेशा उसकी आपको अबंडेंस में, मतलब वो जो चीजें देगा ना वो आपको सहज रूप से देगा और सहज रूप से आपको बढ़ा देगा। अगर एक अच्छा प्लैनेट जिस प्लैनेट का स्वभाव अच्छा है वो प्लैनेट आपके अगेंस्ट में आके खड़ा हो गया है तो वो आपको कम नुकसान पहुंचाएगा। अब हम मेलेफिक्स की बात करते हैं। आगे आगे चल के आपको ये वर्ड समझ में आने लग जाएंगे। मेलेफिक्स किनको कहते हैं? हम मेलेफिक्स का मतलब होता है ऐसे प्लैनेट जिनका स्वभाव क्रूर है, जो क्रूर स्वभाव के हैं। ऐसे प्लैनेट्स अगर आपके लिए अच्छे हैं तो आपको अच्छा तो देंगे ही देंगे, लेकिन वो उनका अच्छा देने का तरीका भी जो होगा ना, वो हमेशा मैं बोलती हूँ एक चीज, मैं हमेशा हर वक्त बोलती हूँ कि प्लैनेट कभी अपना स्वभाव नहीं त्यागता है। प्लैनेट कभी भी अपना स्वभाव नहीं त्यागता है, वो अपने स्वभाव को बरकरार रखेगा। अगर शनि आपके लिए अच्छा है तो शनि आपको बहुत ज्यादा सक्सेस दे सकता है, लेकिन बिना हार्ड वर्क किए नहीं देगा, वो उसका स्वभाव है। वो अपना स्वभाव किसी कीमत पर भी नहीं त्यागेगा। शनि बहुत अच्छा मान लो, लेकिन वो आपको विलंब करके चीजें देगा। वो एकदम से वो उस तरह का पिता है कि वो एकदम से आपके हाथ में लड्डू नहीं रखना चाहता। वो कहते हैं मेहनत करो इस लड्डू को पाने के लिए, मिलेगा पक्का, दैट इज फॉर द श्योर, मिलेगा पक्का। लेकिन अब वही वाली बात है, अगर ये क्रूर ग्रह है हमारे नेगेटिव आकर खड़े हो गए, हमने कुछ ऐसे कर्म कर कर आए हैं जिनकी वजह से शनि ने कहा कि यहाँ पर तुम्हें दंड पाना मिलता है, तो शनि दंड देगा। शनि क्रूर ग्रह है और शनि आपके लिए नेगेटिव होकर खड़ा हो गया तो वो बहुत ज्यादा, वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से पिटाई कर देगा। और वहीं अगर जुपिटर एक सौम्य ग्रह आपके अगेंस्ट में खड़ा है तो वो वहां पर क्या करेगा? वो इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगा, परेशान वो भी करेगा लेकिन इतना नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हो? अभी आप एक चीज को यू नो एम्बॉडी कर पा रहे हो अपने आप में कि हाँ मैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। इसी वजह से सबसे ज्यादा आप कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ने जाए, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको तवज्जो देनी चाहिए, जो सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, वो प्लैनेट्स के स्वभाव को जानने में देनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपने प्लैनेट्स के स्वभाव को नहीं सही से समझा, पढ़ा, तो आगे चल के गलती कर जाओगे। और अगर एक बार प्लैनेट्स का स्वभाव समझ में आ गया ना, आप कभी जिंदगी में गलती नहीं करोगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है प्लैनेट्स का स्वभाव। हम जानेंगे कि कौन से प्लैनेट का क्या स्वभाव है, उसका क्या नेचर है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सूर्य से। सूर्य, अभी जो जो मैं बातें बता रही हूं ना, उसको आपका मन करे तो आप लिख लो, और आपका मन नहीं करे तो मत लिखो, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो बाद में लिख लेना। अगर इस समय पर आप नहीं लिखोगे तो ज्यादा बेहतर है। दोबारा जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो लिख लेना, अगर आपकी इच्छा करती है तो। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब मैं बोलती हूँ ना, और अगर आप कंप्लीटली मुझे ही सुनोगे, आपको दोबारा कभी भी अपना लिखा हुआ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ना मैं किसी बुक से देखकर पढ़ाती हूँ, ना मैं कुछ नहीं, वो वहां से आता रहता है, मैं यहाँ से देती रहती हूँ। ठीक है, तो बस सुनते जाओ और आपको लगेगा कि जो चीज मेरे पास है वो डिट्टो आपके पास है, यहाँ पर सेट रहेगी, कभी किसी बुक को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मत लिखो, जब रिकॉर्डिंग सुनना, और अगर मतलब कई बार होता है ना, हमारी इच्छा होती है लिखने की, तो आप सेकेंड टाइम में लिख सकते हो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए सूर्य, और जवाब दीजिएगा जो जो आपको लगता है। जब मैं आपसे पूछूं तो जवाब दीजिएगा। सूर्य, सूर्य बेसिकली क्या होता है? सूर्य रोज निकलता है, रोज निकलता है ना। अब चाहे बादल हो, चाहे कुछ भी हो, आप सूर्य को रोज निकलता हुआ देखेंगे। अगर बादल होंगे तो वो रोशनी कम होगी, लेकिन होगी जरूर। आप सूर्य को इग्नोर कर सकते हो क्या? सूर्य को इग्नोर नहीं किया जा सकता। सूर्य है, सूर्य था, सूर्य है, सूर्य रहेगा, और सूर्य के बिना जीवन नहीं। हमारा जीवन सूर्य के बिना पॉसिबल नहीं, संभव नहीं है। सूर्य को राजा की पदवी दी गई है, ये राजा है। सूर्य मेलेफिक्स में नहीं आते हैं, सूर्य बेनिफिक्स में भी नहीं आते हैं। एक बार मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेती हूँ, क्योंकि मेरा हाथ चलना बड़ा जरूरी होता है। मेरे हाथ और मेरा दिमाग साथ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य, अगर हम न्यूमरोलॉजी में बात करें तो हम नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को। सूर्य के ट्रेड्स क्या क्या होते हैं? एक बार सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें, और जब सिर्फ बोलना हो तभी अनम्यूट करें, क्योंकि क्या होता है, आप लोगों का थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें होती हैं, वो आ रही है, वो आप म्यूट, एक सेकंड मैं कर देती हूँ। चलिए, तो सूर्य, यहां पर हम कहते हैं कि ये सूर्य है। सूर्य से प्रभावित, पहले सूर्य क्या है? सूर्य अथॉरिटी है। सूर्य में वो जो सूर्य से प्रभावित लोग होंगे, अब उनमें वो सूर्य के गुण आपको दिखाई देंगे। एक राजसी टाइप का, कि मतलब एक रॉयल टाइप के लोग दिखाई देंगे इनके अंदर। जो सूर्य से प्रभावित लोग होंगे वो कैसे होंगे? थोड़े रॉयल होंगे। ठीक है, हम सूर्य को एक इगोइस्टिक प्लैनेट बोलते हैं। ये इगोइस्टिक क्यों है? कोई बोल सकता है, कोई बता सकता है इगोइस्टिक क्यों कह दिया हमने इसको? किंग है मैम, तो राजा है तो उनका तो सेल्फ ईगो तो रहेगा ही ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सूर्य को इगोइस्टिक तो कहा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा, जब सूर्य के साथ राहु मिल जाएगा तो उसको इगोइस्टिक कहेंगे, क्योंकि राहु कोई भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अगर केवल सूर्य है ना, तो उसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। केवल सूर्य है तो हम उसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहेंगे। जब सूर्य के साथ राहु आ जाएगा तो वो ईगो देने का काम करेगा। एक ईगो बेसिकली राजा है। राजा की जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो बाकी लोगों से ज्यादा होती है। भैया, वो उसके अंदर ये भाव होता है कि मैं राजा हूं, मैं ही करूंगा, जो करूंगा मैं करूंगा, मेरी ये प्रजा है, मैं इनका पालन पोषण करता हूं। सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है। सूर्य एक सात्विक प्लैनेट है।
लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि ये बेनिफिक्स में नहीं आता है। सूर्य बेनिफिक्स में नहीं आता है। देखो, दो तरह से हमने ग्रहों को बांटा। एक है बेनिफिक्स और एक है मेलेफिक्स। बेनिफिक्स का मतलब शुभ ग्रह और मेलेफिक्स का मतलब हम कह सकते हैं, अशुभ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कह सकते हैं जो ग्रह अच्छे नहीं है, क्रूर कह सकते हैं, क्रूर ग्रह। क्रूर किसे कहा गया? जो ग्रह ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई इंसान मर रहा है तो ठीक है, इसने गलत किया ना, इसकी वजह से इसके साथ ऐसा हो रहा है, मरे तो मरे, ऐसे मतलब काइंड ऑफ जिसमें दया ना हो। ऐसे ग्रह जिनके अंदर दया कम है उनको क्रूर बोला गया। सूर्य को सात्विक प्लैनेट कहा गया। सूर्य को सात्विक प्लैनेट कहा गया, लेकिन तब भी सूर्य को एक बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप जानते हो सूर्य अगर बहुत ज्यादा अपनी गर्मी पर आ जाए, अपनी बहुत ज्यादा तेज पर आ जाए, तो सूर्य जलाकर रख सकता है। आपने बहुत टाइम पर सुना भी होगा कि इतने लोग गर्मियों में लू से मर गए, सुना है ना? तो ये ग्रह ऐसा ग्रह है जिसको हम बेनिफिट की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते इन टोटल, और मेलेफिक्स की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये हमारे लिए, ऑल तो सारे ग्रह जरूरी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज्यादा, ये हमारा लाइफ सोर्स है। अब कोई जो चीज आपके लिए लाइफ सोर्स हो उसको आप मेलेफिक्स की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। इसको हमने देव माना है, लेकिन ये सौम्य देवता नहीं है, ये सौम्य देवता नहीं है। सूर्य फेम का कारक भी है, सूर्य फेम का कारक भी है। सूर्य, आप चाहो या ना चाहो, आप सूर्य की रोशनी को पसंद करो या ना करो, बट आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको। हम ये कहते हैं कि सूर्य एक ऐसा व्यक्ति है, अगर मैं व्यक्ति के रूप में, अगर सूर्य एक व्यक्ति के रूप में मैं बात करूं, तो सूर्य एक ऐसा व्यक्ति है जिसको यू हेट इट और यू लव इट, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। ठीक है, आप उसी तरीके से सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों को आप पसंद करें या आप उनको ना पसंद करें, बट आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों से मिलने के बाद, अरे अच्छा मैं भूल ही गया, अच्छा ऐसा कोई पर्सनालिटी नहीं थी जिससे कि हम मिलके याद रखें एंड ऑल सब। तो सूर्य वो है, जिस तरह से आप एक राजा को आप एडहेयर करते हो, उस तरीके से हम सूर्य को एडहेयर करते हैं। सूर्य, आपको एक बहुत अच्छी कहानी बताती हूँ जो आप सबने सुनी होगी। सूर्य की संतान शनि, जिनकी दुश्मनी जग जाहिर है, सूर्य की जो पत्नी थी, उन्होंने क्या किया, वो तपस्या करने जा रही थी, क्योंकि उनसे सूर्य का जो तेज था वो हैंडल नहीं होता था। उनसे सूर्य का तेज, वो सूर्य इतना इतना तेज था सूर्य के अंदर कि वो उनको हैंडल नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बहन जो बिल्कुल उनके जैसी थी, मतलब अपनी छाया छोड़ गई वहां पर, जिससे कि सूर्य को पता ना चले कि मैं हूं या नहीं। छाया मतलब शेडो। शेडो जैसे हमारी परछाई नहीं होती है, हमारे जैसी होती है, लेकिन हमारी परछाई होती है वो काली होती है। तो सूर्य को पता ना चले इसलिए अपनी परछाई, अपनी छाया छोड़ गई और चली गई अपना तप करने, जिससे कि वो उतनी बलवान बन सके, उतनी वो बन सके, कैपेबल बन सके कि वो सूर्य के तेज को सहन कर सके। जब तक वो नहीं थी, तब तक एक पुत्र हुआ छाया और सूर्य से, जो था शनि। जब शनि ने वो पुत्र को देखा तो वो बिल्कुल काला, शाह काला था, और उसने कहा कि वो उसी समय समझ गए कि ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता और ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो छाया है, जिसकी वजह से काला, बिल्कुल काला पैदा हुआ है। उन्होंने कहा ये मेरा मेरा पुत्र तो, मैं इतने मतलब इतने बेकार से बच्चे को अपना पुत्र मानने को तैयार नहीं, और उन्होंने त्याग कर दिया शनि का। अब शनि को इस बात पर गुस्सा है। ये सब हमारी ना, ये सब कहानियां, अब इनको सच्चाई से लेना देना नहीं है इनका, सच मत समझना। हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा आप देखो, आपको कोई बात सीधी सीधी समझाई जाए आपको समझ नहीं आती, लेकिन अगर उसी बात को कहानी में पिरो के समझा दो तो वो हमेशा समझ में भी आती है, और वो कहानियां बहुत लंबे समय तक चलती हैं, लोग उन्हें भूलते नहीं है। तो ये सूर्य और शनि की जो दुश्मनी हम आज तक नहीं भूले हैं, इसका कारण ही ये कहानियां हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ इन कहानियों को सच मत मानो,
ये मत समझो कि कोई सूर्य सचमुच में अच्छा सूर्य ऐसे उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सूर्य क्या है, ये बेनिफिक नहीं है। इन्होंने अपने पुत्र को त्याग दिया था, सिर्फ उसका बदसूरत होने की वजह से। आपको सूर्य के तरीके समझ में आएँगे। सूर्य को कौन-सी चीज़ें पसंद है, जो अच्छी दिखाई देती हों। आप सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों को जब खाना देंगे ना, तो खाना टेस्टी है कि नहीं है, ये बात वो बाद में देखेंगे। पहले वो देखेंगे कि खाना किस तरीके से प्रेज़ेंट होकर आया है। उनको खाना आँखों से देखने में भी सुंदर होना चाहिए। राजा है ना वो आप समझो वो क्लास ही अलग है। उनकी वो क्लास ही अलग है। जब हम बात करेंगे सूर्य से प्रभावित व्यक्तियों की, ऐसे इंसान को केवल खाना पेट भरने के लिए नहीं चाहिए, उनको आँखों से भी देखकर उसको वो आँखों से भी खाते हैं पहले, क्या दिखने में सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो एक रॉयल वो एक रॉयलनेस दिखाई देगी आपको। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि सूर्य इस वजह से सूर्य को इतना ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं चमकता हूँ, मेरे मेरे सामने कोई और प्लैनेट टिक नहीं सकता है, मेरी रोशनी के सामने, मेरी आभा के सामने कोई और प्लैनेट दिख नहीं सकता है। अगर आप देखो, आप बहुत देर सूर्य की रोशनी में रहकर आओ, तो आपको अंदर आके कुछ दिखाई देता है क्या? उसी तरीके से अगर सूर्य की जो प्रबलता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए किसी इंसान के अंदर, तो उसको अपने घमंड के आगे किसी और कुछ और चीज़ नहीं दिखाई देती है। सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है उसको। उसको लगता है बस मेरे अंदर ही है, जो कुछ है मेरे अंदर ही है। अ, कुछ भी कर लो, अगर आप 1 नंबर वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय तक रहोगे, तो आपको दिखाई देगा कि ये 1 नंबर वाले लोगों के अंदर थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट तो हम सभी में होती है थोड़ी बहुत लेकिन इनके अंदर ज़्यादा ही होती है। वो उसको हम कई बार ईगो का नाम दे देते हैं। कुछ लोगों में कम, कुछ लोगों में ज़्यादा, लेकिन ये 1 नंबर वालों के साथ मिलेगी ही मिलेगी। एंड मी फर्स्ट, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। मेरे लिए मतलब उस आप 1 नंबर जो बहुत प्रोमिनेंट 1 नंबर वाले लोग होंगे ना, उनसे आप सुन लेंगे, "अरे! इसकी क्या वो है, स्टेटस क्या है इसका? वो भी मेरे सामने ऐसे बोल गया, मेरे सामने।" आई मीन वो जो मेरा मैं होता है ना, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बावजूद मैंने कहा कि ये क्या है, एक सात्विक प्लैनेट है। आप इन लोगों के बिना सोसाइटी में सोसाइटी को चलाने का सोच नहीं सकते। राजा के बिना कोई देश चलता है क्या? राजा के बिना कोई देश चलता है? अगर बंदा 1 नंबर से प्रभावित है, ऐसा बंदा कोई अथॉरिटेटिव जॉब तो कर सकता है और बहुत अच्छा कर सकता है। अथॉरिटेटिव जॉब तो बहुत अच्छी कर सकता है। अपना बिज़नेस जहाँ उसको कुछ किसी की माननी ना पड़ रही हो, वो अच्छा कर लेगा। लेकिन ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति अगर आप किसी ऐसे जॉब में फँसे हुए देखें ऐसे व्यक्ति को जहाँ उसको बार-बार लोगों की सुननी पड़ रही हो, बार-बार लोग उसको प्रेशराइज़ कर रहे हो, दबा रहे हो, वो ही विल नॉट बी हैप्पी क्योंकि वो ऑर्डर लेने वालों में से नहीं है। उसको नहीं पसंद कि कोई उसको ऑर्डर दे। आप सोचो ना राजा को कौन ऑर्डर देता है? राजा को ऑर्डर देना पसंद है, राजा को ऑर्डर लेना नहीं पसंद। ये सूर्य है और अगर सूर्य गुस्सा हो जाए तो जला के राख कर सकता है। इसीलिए इसको बेनिफिक्स में नहीं डाला, बट ये मेलेफिक भी नहीं है क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन भी नहीं। सूर्य अगर हम कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी में देखें ना, नंबर 1 नहीं बोलूंगी इसको स्पेसिफिकली, लेकिन मैं बोलूंगी फिर भी आप सूर्य को हम एक सात्विक प्लैनेट मानते हैं। इसको हमने देव माना है क्योंकि ये पूरी सृष्टि को चलाते हैं। एक डिसिप्लिन होता है। मैंने जैसे बोला कि सूर्य क्या है? डिसिप्लिन है। रोज आना निकलना है, रोज आना उठना ही उठना है। ये लोग बात करते हैं ना, आप दुनिया इनको सुनती है। ये लोग बात करते हैं, दुनिया इनको सुनती है। इग्नोर करने लायक नहीं है ना ये लोग, ये इग्नोर करने होने वाले व्यक्ति ही नहीं है कि इग्नोर हो जाएंगे किसी से भी। आप समझे सूर्य को, आप समझ पा रहे हो सूर्य का क्या पैरामीटर है? जी मैम। सूर्य को सूर्य समझ में आया होगा कि सूर्य क्या है? डायरेक्शन देना है, किसी को गाइडेंस देनी है, किसी को रास्ता दिखाना है, ठीक है? सूर्य को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन अगर आपको सूर्य से रूल्ड व्यक्ति के साथ रहना है,
तो अपनी ईगो को डाउन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वो सूर्य से रूल्ड व्यक्ति है। वो लेकर आया है वो अपने साथ। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, बट उसकी आपसे थोड़ी ज्यादा है, ये बात मान के चलो। इज दैट क्लियर? तो सूर्य को हमने एक छोटे लेवल पर अभी समझा। अब आगे वाली क्लास में बहुत सारी और बातें बताती रहूंगी सूर्य के बारे में, क्या क्या कैसे कैसे, लेकिन एक इमेज बन गई हमारे मन में, सूर्य की ये इमेज है। ठीक है, आइए अब देखते हैं चंद्रमा। सबसे पहले जैसी कोई चीज मतलब मैं चंद्रमा बोलती हूँ, आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या आता है? सबसे पहला थॉट? ठंडा, शांत। शांत। और? शीतल। शीतल। और? व्हाइट कलर। हाँ, व्हाइट कलर में। व्हाइट कलर, ओके। और? चेंजेबल। चेंजेबल, रोज चेंज हो जाता है। और बाकी लोगों के मन में भी तो कुछ आता होगा। उसमें स्पॉट है, चांद में स्पॉट होता है। हाँ, चांद मैम सौम्य स्वभाव। सौम्य स्वभाव। माँ, चंद्रमा, वेरी गुड, वेरी गुड। माँ, माँ के समान होता है। हाँ, चंद्रमा हमारा मन है। चंद्रमा मन है। मन माँ, सौम्य स्वभाव, शीतलता, इमोशन। इमोशन है। तो ये सारी चीजें आती हैं। मतलब चंद्रमा एक चीज नहीं, जैसे हमने सूर्य को देखा, हमारे लिए एक तरीके से इज्जत आ रही थी मन में, थोड़ी सी पिता का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, थोड़ी इज्जत आती है। चंद्रमा जैसे सूर्य में पिता का कारक है, उसी तरीके से मून माता का कारक है। माता का। ठीक है, सूर्य अगर पिता का कारक है तो चंद्रमा माता का कारक है। सूर्य का नाम सुनते ही हमारे मन में गर्माहट आती है, गर्मी सी महसूस होती है। ठीक है, कभी आपने सुना चांद की रोशनी से लोग मर गए? कभी नहीं सुना है ना, हो भी नहीं सकता। हाँ, सूर्य की रोशनी से बहुत तेज सूरज और लू चल रही थी, इतने लोग मारे गए, और सब ये सुनते हैं हम, होता भी है। ठीक है, लेकिन कभी नहीं सुना होगा अरे चंद्रमा बहुत तेज निकल गया, अभी मर गए लोग इस चंद्रमा की रोशनी में। पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा की रोशनी तो शीतलता प्रदान करती है। ठीक है, चंद्रमा की रोशनी शीतलता प्रदान करती है। चंद्रमा चेंजेबल है। सबसे जो बड़ी चीज है ना, चंद्रमा चेंजेबल है। कभी इतना होता है, कभी इतना होता है, कभी इतना होता है, कभी इतना होता है, कभी पूरा दिखाई देता है, कभी दिखाई नहीं देता। कोई डिसिप्लिन नहीं है एक तरीके से। जैसे कि सूर्य जितना है उतना ही रहेगा, रोज निकलेगा, और रोज मतलब रोजाना उतना ही निकलेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन सूर्य निकलेगा रोजाना। लेकिन चंद्रमा का ऐसा नहीं। चंद्रमा अपने साइज को घटाएगा, बढ़ाएगा। देयर इज नो डिसिप्लिन। चंद्रमा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। जैसे कि मैंने सूर्य को बोलते ना सात्विक प्लैनेट है, सात्विक प्लैनेट है। मून, हम यहाँ पर मून को बोलते हैं कि ये सात्विक नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सात्विक प्लैनेट है, ये इमोशनल है। अब इमोशनल व्यक्ति क्या होता है, कैसा होता है इमोशनल व्यक्ति? इमोशन का मतलब सब है, सारी चीजें इमोशन का मतलब। इमोशनल व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे भावुक कर दिया, अब मैं बहुत इमोशनल, अरे छोड़ो यार, तुम सब ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरी मेरी अंगूठी भी ले जाओ, मेरी घड़ी भी ले जाओ, सब ले जाओ, मैं इतनी इमोशनल हो गई किसी के लिए। और कभी इतना किसी ने मुझे इतना गुस्सा दिला दिया, इतना गुस्सा दिला दिया कि मुझे बहुत गलत भाव निकल आया मन से। इमोशनल व्यक्ति, इमोशन हर तरह के होते हैं। इमोशन प्यार वाले भी हैं, इमोशन सिंपैथी के भी हैं, इमोशन गुस्से के भी हैं। इमोशनल व्यक्ति मतलब जिसका कोई स्वभाव स्थिर ना हो, एक ऐसा जो मून से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे। ऐसे इंसान, आप ये नहीं कह सकते कि इंसान इस तरह का है, क्योंकि वो इंसान किसी भी तरह का हो सकता है। उसका स्वभाव बहुत जल्दी चेंज होता चला जाएगा। कोई वो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ राई का पहाड़ बना देने वाले लोग। कुछ नहीं होगी कई बार बात, और उसको इतना बड़ा बना देंगे, इतना बड़ा बना देंगे, और कई बार पहाड़ जैसी बात को हल्के में ऐसे निकाल देंगे। उनके मन के ऊपर है भैया, इमोशनल व्यक्ति है वो। ठीक है, मन के ऊपर डिपेंड करता है उनका, कब वो
क्या कर दें। लेकिन तब भी मैं बोलूंगी कि मून से कनेक्टेड व्यक्ति, जो मून से कनेक्टेड व्यक्ति होंगे, ऐसे व्यक्ति भी हार्म नहीं पहुंचाते, किसी को हार्म नहीं पहुंचाते, लेकिन चीटिंग कर सकते हैं। अगर ये चंद्रमा मेलेफिक हो जाए, चंद्रमा गलत डायरेक्शन में चला जाए, तो चीटिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाते हैं। तो ये बेसिकली मून के कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। मून, और मून कैसा व्यक्ति है? मून एक शांत दिखने वाला, मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, शांत दिखने वाला, लेकिन इमोशनल है। तो ये शांत जो दिख रहा है, ये कभी भी इसके इमोशंस में बहुत जल्दी उफान आ सकता है। जो 2 नंबर से रूल्ड व्यक्ति होते हैं ना, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, उनका मन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे चंद्रमा घटता है, उनका मन घटता जाएगा, घटता जाएगा। जब चंद्रमा बढ़ेगा ना, उनको लगेगा अरे यार ये भी कर सकते हैं, यार ये भी कर सकते हैं, यार ये भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, इतना बढ़ जाएगा मन। और वही चंद्रमा जब घट रहा होगा, तो उनको लगेगा यार इसमें तो ये भी कमी है, इसमें वो भी, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये दिक्कत वाली बात है, अरे नहीं नहीं यार ये तो मुश्किल हो जाएगी, ये तो डूब भी सकता है यहाँ पर पैसा। आप समझ रहे हो? मन स्थिर नहीं होता। जब भी आप किसी चंद्रमा वाले व्यक्ति को देखें, और चंद्रमा वाला व्यक्ति आगे चल के मैं बताऊंगी, अभी तो आप केवल नंबर 2 है, लेकिन चंद्रमा वाला व्यक्ति, और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो चंद्रमा से रूल्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि जो 1, 10, 19, 28 को पैदा हुआ वो तो 1 नंबर वाला हो गया, और जो 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुआ वो 2 नंबर वाला हो गया। नहीं, उसके अलावा भी और चंद्रमा वाले व्यक्ति और कौन कौन होते हैं वो मैं बताऊंगी आगे चल के। पहले हम चंद्रमा को समझ रहे हैं। आज की डेट में हम सिर्फ प्लैनेट्स को समझ रहे हैं कि ये प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, ये प्लैनेट्स हमारे लिए किस तरह से, प्लैनेट्स हमें क्या दे रहे हैं। तो ये चंद्रमा नामक व्यक्ति, अब एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी को कहानी की तरह ही ले रहे हैं, उनको वो मत करना। ये हमारी पुरानी कहानियां हैं जो चली आ रही हैं, जो चंद्रमा को समझाने के लिए दी गई है। आपको चीजें ध्यान रहेंगी, समझ रहेंगी। क्या कहा गया इसमें, गौतम ऋषि थे, ठीक है, जो अपना मतलब साधना करने गए, उनकी पीछे से उनकी वाइफ थी, और उनको उनकी वाइफ बहुत अच्छी लगती थी चंद्रमा को। तो चंद्रमा गए और उन्होंने ऋषि का भेष धारण किया और उनकी वाइफ के पास गए, और फिर उसके बाद उनसे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम बुध था। बुध मतलब मरकरी, ठीक है। तो जब ऋषि वापस आए तो उन्होंने देखा कि मेरा ही भेष धारण करके चंद्रमा मेरी कुटिया से बाहर निकल रहा है। उनको बहुत गुस्सा है, उनको मतलब वो हुआ, एंड उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। वो फिर आगे कहानी और भी बड़ी एक्सटेंडेड है, लेकिन बेसिकली कहने का मतलब है, यहाँ पर आपको चंद्रमा का कैरेक्टर समझ में आएगा कि वो चीटर है। चंद्रमा चीटिंग कर सकता है, ठीक है। इसीलिए जब ऋषि भृगु ने चंद्रमा के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, तो चंद्रमा के लिए उन्होंने चीटिंग लिखा। ऐसा व्यक्ति चीट हो भी सकता है और चीट कर भी सकता है, ठीक है। चंद्रमा के लिए एक चीज और बोली जाएगी यहां पर, जब हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। चंद्रमा को हम यहाँ पर, जैसे हमने सन को ना बेनिफिक बोला ना मेलेफिक बोला ना, उसी तरीके से चंद्रमा को भी मैं पर्सनली ना बेनिफिक मानती ना मेलेफिक मानती, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस है। बहुत सारे क्लासिक्स में चंद्रमा को बेनिफिक बताया है और बहुत सारे क्लासिक्स में चंद्रमा को मेलेफिक बताया है। तो इन सारे क्लासिक्स को पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आती है कि चंद्रमा कुछ पार्ट में बेनिफिक की तरह काम करता है, कुछ पार्ट में मेलेफिक की तरह काम करता है। जब हम आगे वाली क्लास पढ़ेंगे ना, तो मैं समझाऊंगी उसमें कि क्या, कैसे, किस तरह से। लेकिन अभी आपको चंद्रमा समझ में आना चाहिए कि चंद्रमा का नेचर क्या है, चंद्रमा व्यक्ति कैसा है। अगर मैं आपसे बोलूं चंद्रमा कैसा व्यक्ति है, तो आप क्या बोलोगे? वाला शांत सरल, चीटिंग कर सकता है, हो भी सकता है। हाँ, और इमोशनल, हमेशा चेंजेबल होता है। एग्जैक्टली, इमोशनल है, ठीक है। ये व्यक्ति एक जैसा, अभी आप ये नहीं बोल सकते यार ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा।
ये कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ये कैसा भी हो सकता है। अभी ऑल्दो मैं एक चीज बोल देती हूँ, आपके कोर्स से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरे मन में बार बार आ रही है, तो मैं बार बार मतलब मेरे मन में आ रहा है तो मैं बोल देती हूँ। चंद्रमा लग्न का व्यक्ति, जिस व्यक्ति का लग्न चंद्रमा का, ऑल्दो ये आपके कोर्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन तब भी सुन लो एक बार, बहुत अच्छी बात है। किसी व्यक्ति का अगर लग्न चंद्रमा का हो, ऐसे व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति को मैं जानता हूं और ये काम कर ही नहीं सकता। आप ये नहीं कह सकते उस व्यक्ति के बारे में, कभी नहीं कह सकते। जैसे कि मान लीजिए, और बाकी किसी लग्न के बारे में आप फिर भी बोल सकते हो कि यार इस व्यक्ति को तो मैं जानता हूं, ये नहीं कर सकता ऐसा काम, चाहे जो मर्जी हो जाए, इसको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, ये ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक कर्क लग्न का व्यक्ति है, एक मतलब चंद्रमा लग्न का व्यक्ति है, ठीक है, आप उस व्यक्ति के बारे में ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वो काम भी कर सकता है जो आपने कभी सोचा ही ना, वो आपके ख्वाबों ख्यालों में बात ही ना हो कि यार ये इंसान ये काम कर जाएगा, ये इंसान ये काम कर जाएगा। कुछ भी, ही कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। इसका ये कह लो कि इसका जो एक उदाहरण है, वो किसके थ्रू दूंगी। श्री राम का जो बर्थ टाइम निकाला गया बहुत सारे लोगों ने मिलकर एंड ऑल, वो कर्क लगन के थे, ठीक है, श्री राम कर्क लगन के थे। और आपने देखा कि श्री राम कितने इमोशनल थे। इमोशंस के लिए, सीमा जैन जी क्या कर रही हैं आप, ठीक है, अपने इमोशंस के लिए उन्होंने अपना राजपाट सब त्याग दिया। आप जब राम जी के बारे में बात करते हैं तो आपको कैसा समझ में आता है, एक शांत स्वभाव का व्यक्ति समझ में आता है कि नहीं आता, कि बहुत शांत स्वभाव के व्यक्ति, बहुत सौम्य, शीतल, शांत, लेकिन धनुर्धारी, कितना विपरीत सा कॉम्बिनेशन है। लड़ाइयां कर रहे हैं, वो जाने किस लिए जा रहे हैं, लड़ाई करने के लिए जाने जा रहे हैं। कंप्लीटली ऑपोजिट, कितना चेंज है, कितना, आप ये सोचो उनके उनके जो व्यक्तित्व में कितना कितना कितने रंग हैं, कितने शेड्स हैं। फिर एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है, जंगलों में घूम रहा है, और जो ये कह रहा है कि सीते तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति ने जब राजा बना तो हमें पता है कि हाँ, सीता जी को जाना पड़ा, वनवास जाना पड़ा एंड सो ऑन। मैं ये तो कहती हूँ कि हाँ, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सूर्यवंशी थे और वो सारी चीजें कि वो एक सूर्य का, जब वो सूर्यवंशी बने तो जब एक राजा के पद पे बैठे तो उन्होंने सूर्यवंश को अपने अंदर पूरा ग्रहण किया कि हाँ ठीक है, मेरी मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी प्रजा है। आप समझो, एक तरफ हम ये कहते हैं कि नहीं, अगर मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ, मैं अपने राम को जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। जो व्यक्ति अकेला होने पर भी सारे राक्षसों से लड़ गया अपनी पत्नी के लिए, जो व्यक्ति अकेला होने पर भी सारे राक्षसों से, बंदरों को लेकर राक्षसों से लड़ गया अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए, वो पति अपनी पत्नी को त्याग नहीं सकता। मैं जानती हूँ, मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई कुछ भी लिखे, लेकिन मैं इस बात को मान ही नहीं सकती हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं कर्क लगन देखती हूँ और कर्क लगन के व्यक्तियों को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि कर्क लगन के व्यक्तियों के बारे में आप एटलीस्ट ये लाइन नहीं बोल सकते कि इस व्यक्ति को मैं जानती हूँ, ये तो ये कर ही नहीं सकता। कर्क लगन का व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। कर्क लगन के व्यक्ति को आप ये नहीं कह सकते कि आप इसे जानते हो। मैम, कैन वी से adaptable? एग्जैक्टली, वेरी अडेप्टेबल, वेरी अडेप्टेबल। कर्क लगन का व्यक्ति किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट हो जाएगा। पानी है ना, पानी को किसी भी बर्तन में डालो वो डल जाएगा। उसको सन्यासी बना दिया, वो सन्यासी में सबसे ऊपर कैटेगरी में आ गए कि भैया सन्यासी हो तो पूरी तरीके से सन्यासी हो। उसके बाद फिर जब योद्धा की तरीके से तो रावण को मार डाला, फिर राजा बने तो ऐसे राजा बने कि रामराज, मतलब आप समझ रहे हो।
कर्क लगन या फिर मून वाले व्यक्तियों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि इनकी अडेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इनकी अडेप्टेबिलिटी दुनिया में सबसे ज्यादा है। पानी है, पानी ये कह सकते हो आप कि अभी ये पानी को मैंने चौकोर बर्तन में डाल दिया तो अभी इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहले गोल बर्तन में था। आ जाएगा, वो जहां जाएगा वहां पर शेप ले लेगा, उधर की शेप ले लेगा। तो बेसिकली चंद्र लगन पे आ गई हूँ वापस। चंद्रमा कहती हूँ, चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा हमारा बहुत ही पावरफुल प्लैनेट है। आप इसको शीतल शांत मत समझिए, ये बहुत पावरफुल प्लैनेट है अगर अपनी पर आ जाए तो। चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है। अब आप सोचो, आपके लिए सबसे ज्यादा साधना मुश्किल किसको है? आपको सबसे ज्यादा, मतलब इंसान 99.99999% किससे घिरा होता है, किससे रूल्ड होता है? मन, अपने मन से। चंद्रमा हमारा मन है बाबा, चंद्रमा मन है। आप सब कुछ साध लोगे, मन नहीं साध पाओगे। मन अभी यहाँ पर है। मन की गति कितनी तेज है, मन की गति। आप सोचो, अभी यहाँ पर है, अभी एकदम ध्यान आया कि अरे पिछले हफ्ते ही हम लोग स्विट्जरलैंड होकर आए, कितना मजा आ रहा था वहां पर। मन वहां पहुंच गया। अभी एकदम ध्यान आया, अरे अगले हफ्ते चाचा जी के लड़के की शादी है, मन क्या पहनना है, मन वहां पहुंच गया। मन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिव है और मन बहुत ज्यादा तेज है। मन को साधना सबसे ज्यादा मुश्किल है, और चंद्रमा मन मौजी। ठीक है, लेकिन चंद्रमा अगर किसी ने साध लिया तो वो भगवान बन जाता है। चंद्रमा को अगर किसी ने साध लिया तो वो भगवान की श्रेणी में आ जाता है। तो चंद्रमा समझे, आप चंद्रमा को समझे। चंद्रमा आपको बेसिकली, चंद्रमा समझ में आया कि चंद्रमा बेसिकली कैसा व्यक्ति है। चंद्रमा क्रूर नहीं है, लेकिन चंद्रमा किसी का सगा भी नहीं है। मन है वो, मन हमारा खुद का सगा नहीं होता। आपने देखा आपका मन आपका सगा होता है? नहीं, नहीं होता। पता है कि ये जो जंक फूड है ये गलत है, लेकिन मन कर रहा है, अभी तो मोमोज खाने पड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। ठीक है, पता है कि हाँ यार ये अच्छे नहीं है, ये बहुत खराब है, लेकिन नहीं, मन आपका खुद का सगा नहीं है। तो मन ज्यादा सगा नहीं होता, लेकिन मन को अगर साध लिया तो जिंदगी में 99.99% तो आपका ये जो पूरा जो इनफैक्ट जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है ना, वो चंद्रमा के ऊपर टिका हुआ है। अगर कभी वैदिक वो, तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का लगन तो वो खुद है, लगन तो उसका शरीर है, वो खुद है, लेकिन किसी व्यक्ति में 99.9% क्या है, उसका चंद्रमा है। ठीक है, तो चलिए चंद्रमा, अभी इतनी सब हम बातें पता है क्यों कर रहे हैं? जिससे कि हम जितनी बातें करेंगे ना किसी व्यक्ति के बारे में, हम उसको उतना ही जानेंगे। तो आपको चंद्रमा के बारे में बहुत सारी बातें करके आप चंद्रमा को जान पाएंगे अच्छे से, इन स्पाइट ऑफ कि उसके बारे में 10 बातें लिख लो और उनको रट लो। नहीं, अभी हम चंद्रमा को एज एन, जैसे कि आप ये कहो कि यार हम अपना दोस्त को जानते हैं ना, उसके साथ रहते हैं, उसके साथ बातें करते हैं, तो हम उसको जान पाते हैं। तो उसी तरीके से हम इन प्लैनेट्स को जान रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअली कैसे हैं। हर इंसान में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। उसी तरीके से हर प्लैनेट की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराई हैं। तो हम हर प्लैनेट की कुछ अच्छाइयां और कुछ बुराइयां देख रहे हैं, आगे चल के और देखते रहेंगे। उसके बाद बात करें तो आता है जुपिटर। और अगर न्यूमरोलॉजी में बात करें तो जुपिटर रिप्रेजेंट होता है नंबर 3 से। नंबर 3 मतलब 3 तारीख को हुए व्यक्ति, 12 को, 21 को, 30 को, ये सब इन सब डेट्स को हुए व्यक्ति जुपिटर से गवर्न होते हैं। और भी बहुत सारे व्यक्ति जुपिटर से गवर्न होते हैं, आगे चल के बताऊंगी। लेकिन अभी बेसिकली 3, 12, 21, 30 को पैदा हुए व्यक्ति जुपिटर से गवर्न होते हैं। जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जिसको अनडाउटेडली, निर्विवादित तौर पे, जैसे मैंने अभी बोला चंद्रमा के लिए कुछ क्लासिक्स आप पढ़ोगे तो जो हमारे क्लासिक्स हैं उनमें चंद्रमा को बेनिफिक बोला है। कुछ ऋषियों ने ये माना कि नहीं, ये भाई इतना भी बेनिफिक नहीं है, मेलिफिक में ये मतलब बेसिकली रुकावट वाले ग्रहों में डाला इसको। लेकिन जुपिटर के लिए
हर किसी ने निर्विवादित तौर पे आप कोई क्लासे उठाकर देख लो, सबने क्या बोला? जुपिटर बेनिफिक है, जुपिटर बेनिफिक है। अब जो मैं क्लासिक्स की बात कर रही हूँ ना, ये मैं क्लासिक्स की बात कर रही हूँ जिस समय पर कुछ वर्चूज को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती, मैं उन क्लासिक्स की बात कर रही हूँ। आज की डेट में शायद ये क्लासिक्स उतने ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आज की डेट में हम उतने वर्चूज को उतनी महत्वता देते नहीं है। लेकिन स्टिल जुपिटर का क्या काम है, वो क्या करता है, वो सब मैं बताऊंगी। सबसे पहले जुपिटर कौन है? जैसे कि सूर्य पता चल गया आपको कौन है, चंद्रमा पता चल गया, जुपिटर कौन है? गुरु। मैम आप गुरु। नहीं, मैं नहीं हूँ बाबा जुपिटर। जुपिटर गुरु है, ठीक है। गुरु ही मैम। तो जुपिटर बेसिकली, जुपिटर गुरु है। अब ये जो गुरु तत्व क्या है? गुरु तत्व का मतलब क्या होता है कि द मोमेंट, गुरु का मतलब क्या है? उसका और कोई रोल नहीं है। उसका रोल क्या है? देना। गुरु का और कोई रोल नहीं है, गुरु का रोल है देना, गिविंग। तो जुपिटर जुपिटर जो ये जो जुपिटर नाम का आदमी है ना, इसकी पर्सनालिटी को कैसे देखोगे आप? एक ऐसी पर्सनालिटी जो गिविंग पर्सनालिटी, ठीक है। जुपिटर, ये जो जुपिटर को हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? बेनिफिक है, ये कंप्लीटली बेनिफिक है। जैसे मैंने अभी आपको मून का बताया, सन का बताया कि इसको ना बेनिफिक बोलेंगे ना बेनिफिक बोलेंगे, ये कंप्लीटली बेनिफिक प्लैनेट है। अभी कंप्लीटली बेनिफिक प्लैनेट है। और जुपिटर के लिए हम ये बोलते हैं कि इनके वर्चूज, अगर जुपिटर वो नहीं है तो इनके वर्चूज बड़े हाई होते हैं। वर्चूज मतलब ऐसे करना है, सच बोलना है, किसी के साथ गलत नहीं करना, किसी के साथ चीटिंग नहीं करनी, किसी को पर्टिकुलरली अब गुरु है तो उस केस में इनके वर्चूज हाई होते हैं। लेकिन आज की डेट में ना, आज की डेट में बहुत ज्यादा इनकी डिमांड नहीं है, वर्चूज की ज्यादा डिमांड नहीं है, डिमांड में नहीं है ये। जब ये क्लासिक्स लिखे गए थे तो ये बहुत डिमांड में थे, इसलिए जुपिटर को बहुत ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट बताया गया। लेकिन आज की डेट में बहुत डिमांड में नहीं है, तो तब भी मैं बोलती हूँ कि जुपिटर वाले लोग बहुत ज्यादा फ्लरिश नहीं करते हैं। लेकिन क्लासिक्स पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि जुपिटर से लोग बहुत ज्यादा फ्लरिश करते हैं, उनका बहुत मान सम्मान होता है, उनका बहुत मान सम्मान, क्योंकि जो बंदा आपको नॉलेज दे रहा है, और जुपिटर वाली नॉलेज दे रहा है, जुपिटर वाली नॉलेज मतलब विजडम, जुपिटर वाली नॉलेज का मतलब है विजडम देना, एक्चुअल नॉलेज देना। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल के जो आपको अच्छा लगे, हाँ हाँ, जो आपको अच्छा लगे वो आपको बता दें, और जो आपको बुरा लगे वो कहने से भी डरे। जुपिटर वाला बंदा जो आपको अच्छा लगे वो बोले, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। जुपिटर वाला जो उसको लगेगा कि हाँ ये सही है, ये विजडम है, ठीक है, ये प्रॉपर नॉलेज है, प्योर नॉलेज, नेक्टर, वो प्रोवाइड कर देगा। तो उस हिसाब से उसको मान सम्मान मिलता है। लेकिन आज फिर मैं आपको बोलूंगी कि हम हमेशा ना कोई भी चीज पढ़ते हैं तो उसको काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से पढ़ते हैं। आज की डेट में राहु का टाइम है, ये जो हम जिस समय में जी रहे हैं ना, वो राहु का समय है। तो जुपिटर की वैल्यू थोड़ी कम हो गई है, लेकिन ये प्लैनेट तब भी बेनिफिक है। अगर आपको जुपिटर से, एक्चुअल में जुपिटर से रूल्ड व्यक्ति कोई मिल जाता है तो ये बेनिफिक ही है। जुपिटर को और क्या बोला गया? भाग्य कारक ग्रह। एथिकल। एग्जैक्टली, वेरी वेरी नाइस वर्ड, एथिकल। इसको क्या बोला गया? भाग्य कारक ग्रह, एथिकल। जुपिटर इज वेरी एथिकल। और आपने देखा होगा कि बहुत मतलब कुछ लोग होते हैं जिनके लिए ना एथिक्स बड़े बड़े यहाँ अटक जाते हैं उनके एथिक्स, ठीक है। तो ये जुपिटर है। जुपिटर, अब जिसमें जुपिटर वाला व्यक्ति ना ज्ञानी कहलाता है, ज्ञानी। मैं पढ़ा लिखा नहीं बोल रही, मैं क्या बोल रही हूं? ज्ञानी। जुपिटर क्या है? ज्ञानी, ज्ञानी बाबा है, उसको विजडम है, उसको ना हो सकता है एक ऐसा व्यक्ति जो जुपिटर से रूल्ड हो, ऐसा व्यक्ति अनपढ़ हो लेकिन उसको ज्ञान होगा।
ये लोग ऐसे पीछे लाइफ से अपने ज्ञान कैरी करके आए। ये जो लोग जुपिटर से रूल्ड हैं, वो लोग ज्ञान कैरी करके लेकर आए, उनको भी नहीं पता कि उनके पास ये ज्ञान है। और जब वो लाइफ में चलते चलते वो दिखाई देता है और उनको लगता है अच्छा, आपको उनकी समझ दिखाई देगी, ये समझ इनके अंदर एक अलग तरह की समझ है, बाकी लोगों से अलग तरह की समझ है, ज्ञान कैरी फॉरवर्ड हुआ है। 3, जुपिटर, ये जो जुपिटर है ना, ये जुपिटर प्लैनेट जब ज्ञानी भी है, इसकी एथिक्स भी बहुत ये एथिक्स हैं, इसको मान सम्मान मिल रहा है, ये भाग्य कारक कहा गया, गिविंग नेचर है। आप जुपिटर वाले व्यक्ति में थोड़ा सा अहंकार जरूर पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस दुनिया में रहकर इतना कुछ होने के बाद उसके अंदर अहंकार ना हो। तो आपको अगर जुपिटर, और स्पेसिफिकली अगर एक चीज बोल दूं, जुपिटर अगर बाई चांस कोई जुपिटर से रूल्ड व्यक्ति है और अगर बाय चांस आप जुपिटर उसका जब वो पैदा हुआ उस समय जुपिटर कैंसर राशि में था, जिसको अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन भी करूंगी। जुपिटर ना एक्सॉल्टेड कहा जाता है कैंसर राशि में। तो बाय चांस अगर जुपिटर उस टाइम एक्सॉल्टेड था तो भैया फिर आप इसको इगोइस्टिक बोल दो सीधा। इसको बहुत अहंकार है कि अरे मुझे तो इतना ज्ञान हो गया है, मुझे इतना ज्ञान है मेरे पास, मेरी नॉलेज क्या है, किसी की नॉलेज स्टैंड आउट नहीं करती है, मैं इतना ज्यादा ज्ञानी हूं, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। ऑल्दो वो आपको दिखाई नहीं देगा एकदम से तुरंत, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज्ञानी व्यक्ति है, इतनी जल्दी अहंकार भी नहीं शो करेगा। ठीक है, ज्ञानी व्यक्ति इतनी जल्दी, ज्ञानी का मतलब ही वो है जिसको अपने अहंकार को छुपाना आ रहा हो, तो ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत जल्दी अहंकार शो नहीं करेगा। लेकिन अगर जुपिटर मान लो कैप्रिकॉर्न में है, मतलब जुपिटर भी नीच का होकर बैठ गया है, मतलब एक अच्छी पोजीशन में नहीं बैठा, वो खुद ही उसको लग रहा है कि नहीं अभी तो बहुत चीजें सीखनी है, बहुत चीजें। तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे अगर 3 से रूल्ड भी है और उसके बाद जब वो पैदा हुआ, जिस दिन वो पैदा हुआ, अगर उस दिन जुपिटर कैप्रिकॉर्न में था, तो ऐसे व्यक्ति को आप देखोगे कि उसका अहंकार 0 लेवल पर है। उसको लगता है कि अरे अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है, मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जुपिटर अगर जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन कैंसर राशि में था, मतलब उच्च का था, तो ऐसे व्यक्ति का अहंकार आपको सांस नहीं लेने देगा, हर टाइम बिल्कुल सांस नहीं लेने देगा। और अगर जुपिटर से रूल्ड व्यक्ति है, मतलब 3, 12, 21, 30 को पैदा हुआ है, लेकिन जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन जुपिटर कैप्रिकॉर्न में चले गए थे, तो वहां पर जुपिटर को ज्यादा अच्छा तो लग नहीं रहा, उनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, उनको लग रहा है कि अरे अभी तो बहुत ज्ञान अर्जित करना बाकी है। ऐसा इंसान के अंदर ना ज्ञान की भूख बहुत ज्यादा होती है, उसको लगता है अभी तो यहां से भी, अभी तो ये भी कमी बची है, अभी ये भी कमी बची है, अभी वो भी कमी बची है। जुपिटर वाला व्यक्ति ज्ञानी मिलेगा और ज्ञान का भूखा मिलेगा, उसको बहुत ज्यादा सीखना है और साथ में देना भी है। अब सिंपल सी बात है, टीचर का मतलब, जुपिटर को हमने क्या बोला, गुरु है। गुरु का मतलब केवल और केवल सीखना नहीं होता ना, गुरु का मतलब तो और क्या होता है कि भैया उसे सीखना भी है, उसको सिखाना भी है। तो उसके अंदर वो जो ज्ञान को लेने की, ज्ञान को सीखने की और ज्ञान को डिलीवर करने का वो जो जज्बा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। दूसरा, यहां पर जब हम जुपिटर के बारे में बात करेंगे तो जुपिटर एक ऐसा व्यक्ति है जिसको एक्चुअल में सोसाइटी का भला करना है, एक्चुअल में सोसाइटी का भला करना है। लेकिन अब आपने देखा होगा जैसे जो साधु महात्मा होते हैं, ये होते हैं, ये लोग आपने कभी बहुत देखे कि बड़े ब्रांडेड कपड़े पहन के एंड ऑल ये सब शोशाबाजी में चल रहे हैं? नहीं ना। इनको हम अगर अपनी भाषा में बोले तो कंजूस बोलने तो बुरा, गलत नहीं है। अगर मैं बोलूं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इनको लगता है अरे ठीक है चश्मा चल रहा है तो चल रहा है, अभी क्या दिक्कत है, इसको मैं नया बदलवा दूं, इसको मैं 15 चश्मे रख लूं, वेस्टेज ऑफ मनी है कि नहीं? लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होगा, कहेगा क्यों भाई, पैसे हैं तो 15 रखो, अलग अलग पहनो रोजाना। समझ रहे हो? तो बेसिकली किसी को लगेगा कि अरे ठीक है कपड़े हैं, अगर फटे नहीं है, चल रहे हैं तो भी चल रहे हैं, क्या दिक्कत है, कपड़ों से थोड़ी ना कोई मेरी इज्जत होगी, मेरे तो ज्ञान से मेरी इज्जत होगी। ठीक है,
और दूसरे बंदे को लग रहा है क्या कंजूस व्यक्ति है, क्या दिमाग खराब है इसका, ये सूट इसका 10 साल पुराना है, तो भी 10 साल तक अगर फटा नहीं तो 10 साल तक पहनोगे क्या? क्या कंजूसियत की भी हद हो गई यार। आप उसको अगर उसमें बोल दो तो वो उनके हिसाब से, उनके ज्ञान के हिसाब से बड़ी फालतू की बेमतलब की चीजें हैं। जुपिटर के लिए फालतू बेमतलब की चीजें हैं। और दूसरे पर्सपेक्टिव से देख लो, अगर आप 1 नंबर वाले के पर्सपेक्टिव से देख लो, आप 6 नंबर वाले के पर्सपेक्टिव से देख लो, मतलब आप सूर्य के पर्सपेक्टिव से देखो, आप शुक्र के पर्सपेक्टिव से देखो, तो आपको क्या लगेगा, कितना ऐसा महाकंजूस व्यक्ति है ये, इसको सीरियसली में पैसा नहीं खर्च करना। लेकिन जुपिटर वाला पैसा कहाँ खर्च करता है? जुपिटर वाले को बोलो ये 1,000 रुपए की का नया आपको एक कहते हैं उसे कपड़ा मिल रहा है, बहुत सुंदर कपड़ा है, उसको लगेगा क्या मेरे पास अभी कपड़े बहुत है, मेरे को नहीं चाहिए। उसको बोलो ये 1 लाख रुपए का ये कोर्स मिल रहा है, इसके अंदर तुम्हारे इंटरेस्ट की बहुत ज्यादा चीजें हैं और इससे तुम्हें बहुत अच्छा कुछ ज्यादा सीखने को मिल जाएगा, एंड देन उसके कान खड़े हो जाएंगे, उसको लगेगा अच्छा, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, बात करते हैं इसके बारे में, कैसे हो सकता है। आप समझ रहे हो, इट्स नॉट अबाउट उनका पर्सपेक्टिव का, जुपिटर के पर्सपेक्टिव की बात आ रही हूँ। इसी वजह से जुपिटर कई बार कई मायनों में आपको लगेगा कंजूस है, वो कंजूस केवल वहां होंगे जहां पर उनको लगेगा कि ये इररिलेवेंट बात है। लेकिन वहां कंजूसी बिल्कुल इतनी सी कंजूसी भी नहीं बरतेगा जहां पर उसको लगेगा कि यहां से मुझे नॉलेज मिल सकती है। समझ में आया? गुरु के बारे में, गुरु का एक पर्सपेक्टिव बनाया आपने अपने मन के अंदर की गुरु क्या है, एक कंप्लीटली बेनिफिक ग्रह। और अगर जुपिटर जिस दिन वो इंसान पैदा हुआ था, 3, 12, 21, 30 को पैदा हुआ था, अगर जुपिटर उस समय पर उच्च की स्थिति में है तो आपको ईगो बहुत भरपूर कूट कूट के देखने को मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं राहु की। राहु, इसके पीछे से तो ना मेरे मन में ना पता है क्या चलता है, जब मैं राहु के बारे में बात करती हूँ ना, ये कौन सी मूवी आई थी वो राम जी वाली, आदि पुरुष, उसमें रावण को बड़ा दाना ना ना ऐसे करके ना वो एक प्रॉपर एक म्यूजिक देते थे, जब रावण आता था तो पूरा वो एक म्यूजिक आता था उसके पीछे से, टाना ना ना ऐसे करके कुछ अलग सा बड़ा, कोई बहुत भयंकर चीज आ रही है और बहुत ही बड़ी सी और कुछ बहुत ही अलग होने जा रहा है। उसमें ना आदि पुरुष में मुझे जो लगा, राम जी को राम जी को ऐसे करके दिखाया है और रावण को ऐसे करके दिखाया है। रावण का तो उन्होंने कैरेक्टर इतना उभार के दिखाया है उसके अंदर आदि पुरुष में, और राम जी तो मतलब भाग रहे हैं और वो रावण लेकर चला गया उनको, मतलब इट्स कंप्लीटली अजीब चीज दिखाई है। राहु जब आता है ना तो मेरे मन में वही पीछे से वही धुन बजने लग जाती है जो रावण आता था आदि पुरुष में। देखना तो आपके मन में भी वो धुन बजेगी वापस से, जब दोबारा अगर आदि पुरुष देखो ना आप, तो वो वाला सीन देखना जब रावण की एंट्री दिखाते हैं कि वो रावण ब्रह्मा जी से वरदान पाकर जब चलता है ना पीछे से, तो वो जो धुन बजती है वो राहु के लिए, जब मैं राहु बोलती हूँ तो मेरे मन में वो पीछे से वो धुन बजती है। राहु क्या है? पहली बात तो ये समझ लो, मेलेफिक बोला गया है इसको, मेलेफिक। लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी, हम कौन से युग में जी रहे हैं? हम राहु के युग में जी रहे हैं, हम कल युग में जी रहे हैं। कल मतलब मशीनरी मतलब राहु, एक मैनमेड चीज जिसने लाइफ को इजी बनाया है, ठीक है, और वो मैनमेड चीज इस लाइफ को पूरी खत्म भी कर सकती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आज की डेट में जो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, किस माध्यम से बात कर पा रही हूँ, राहु नहीं होता तो हम बात कर पाते? पॉसिबल ही नहीं है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, प्योर राहु है, प्योर राहु। राहु राहु अंतहीन है, जिसका अंत ही ना हो, ऐसा, जिसकी भूख का अंत ना हो। राहु की भूख अंतहीन है, इसकी भूख का अंत नहीं है, इसकी भूख का पार नहीं पाया किसी ने भी। राहु केतु के बारे में एक जो पुरानी कहानी चली आती है वो ये है कि ये जो राक्षस था, ये जब जिस समय पर देवताओं को मोहिनी बनकर विष्णु जी
अमृत पिला रहे थे, तो ये जाकर वहां पर बैठ गया उनकी पंगत में, और इसने ऐसे करके पीना चाहा ही था, मतलब एक बूंद अंदर गई ही थी कि सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया और बोला कि अरे भगवान, ये तो राक्षस है, ये कोई देवता वगैरह नहीं है ये तो। तभी भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से सर ऊपर और धड़ नीचे काट तो दिया, लेकिन मरा नहीं वो। क्यों नहीं मरा? क्योंकि अमृत पी चुका था, अमर हो गया था। बट ये जो हेड है और ये जो बॉडी है वो अलग अलग हो गई। तो ऊपर वाला ये जो हेड है इसको कहा गया राहु। अब राहु का, क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है लेकिन उसके पास सारी सेंसेस है। राहु के पास शरीर नहीं है लेकिन उसके पास सारी की सारी सेंसेस हैं। राहु देख सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, सब कुछ है। दिमाग है, सबसे बड़ी बात है राहु के पास दिमाग है। बट उसका उसका पेट नहीं, उसकी भूख, वो जितना मर्जी खा ले उसको उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती है। शायद यही ये राहु का कैरेक्टरिस्टिक समझाने के लिए कहानी बनाई गई। तो राहु की जो भूख है वो अनसीन है। राहु सैटिस्फेक्शन और राहु ऑपोजिट है। ऐसे अगर राहु यहां है तो यहां पर सैटिस्फेक्शन है, ठीक है। राहु यहां है तो यहां पर सेटिस्फेक्शन है, पोल्स अपार्ट। राहु कभी भी ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं चाहिए, छोड़ दो, रहने दो। नहीं, राहु को हर चीज चाहिए, हर चीज। राहु वाला व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है तो अगर वो बिजनेस मतलब यहाँ पर गांव में कर रहा है तो अब उसको बिजनेस को शहर में लेके जाना है। शहर में चला गया तो अब उसको बड़े शहर में लेके जाना है। बड़े शहर में चला गया, चलो ठीक है, नहीं सैटिस्फेक्शन नहीं है, अभी इसको हर 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 शहर में फैलाना है। अभी हर शहर में भी फैल गया, सैटिस्फेक्शन नहीं है, तो अब इसको विदेश में लेकर जाना है। विदेश में ले गया, अभी दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब वो रुकना नहीं चाहता। साफ सीधी बात है, राहु को आप जो मर्जी दे लो वो रुकना नहीं चाहता। राहु को जितना मिल जाए राहु को उससे ज्यादा चाहिए। एक कहानी सुनाते थे मेरे पापा, कहानी है मतलब एक छोटी सी स्टोरी सुनाते थे कि एक हस्बैंड होता है, वो अपनी वाइफ के लिए साड़ी लेने जा रहा होता है। तो उसने उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेने जा रहा हूँ। तो वाइफ बोलती है कि एक काम करना, ऐसे नहीं कि जो भी वो दे दे और जो भी वो बता दे उस पे हाँ हाँ मत करते चले जाना, कि अगर वो बताए 1,000 रुपए की तो ठीक है चलो भैया 1,000 रुपए देता हूँ। जो भी वो बताए उससे थोड़ी बार्गेनिंग करना। ठीक है चला जाता हूँ। अब चला जाता है, बताता है, जो दुकानदार होता है वो बताता है कि भाई 1,000 रुपए की साड़ी है। कह रहे हाँ 1,000 रुपए की, ऐसे कैसे 1,000 रुपए की, 900 रुपए की लूंगा मैं तो। कहता है चल ठीक है भाई 900 रुपए की दे देता हूँ। 900 रुपए की, नहीं नहीं मैं तो गलती से बोल रही थी, 900 रुपए तो ज्यादा है, 800 रुपए की लूंगा मैं तो। कहता है क्या बात कर रहे हो भाई, अभी 900 रुपए बोला फिर अब 800 रुपए बोलो, चलो ठीक है आप 800 रुपए दो, चलो जाओ बहुत सारे कस्टमर्स है मेरे पास। तो हाँ कहती 800 नहीं, गलती हो गई तुमसे सुनने में, मैंने 500 बोला है, 500 500। कह रहा है उसको, वो चिढ़ चुका होता है दुकानदार, वो कहता है चलो ठीक है यार 500 रुपए की लो और जाओ जाओ निकलो यहाँ से। कह रहा है नहीं 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 नहीं, नहीं मैं भूल गया था, मेरी बीवी ने बोला था कि सिर्फ 300 तक की साड़ी लाना, अगर 300 की मिले तो लेकर आना, नहीं तो मत लेकर आना। अब दुकानदार बहुत ज्यादा चिढ़ चुका होता है, वो कहता है एक काम कर फ्री की ले जा। तो कहता है फ्री की, तब तो फिर मुझे दो चाहिए। अगर फ्री की है तो मुझे दो चाहिए। आप समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड राहु। उसको जितना मिल जाए, जितना मिल जाए वो उसको वो उसके बाद फिर उसको कुछ और चाहिए होता है, मतलब जितना मिल जाए उससे ज्यादा की भूख है। राहु के बिना आप अपनी लाइफ आज की डेट में तो इमेजिन नहीं कर सकते हो। ऑल्दो ये किसी क्लासिक में नहीं मिलेगा, लेकिन स्टिल आप खुद सोचो, आप बिना पंखे के रह सकते हो? बिना, आज की डेट में तो इतनी गर्मी हो गई, बिना एसी के रह सकते हो? आप बिना, सारी बात छोड़ दो, पंखा एसी को तो फिर भी रह सकते हो क्या? बिना बिना मोबाइल के रह सकते हो? एक दिन का उपवास भी नहीं रखते हैं मोबाइल का तो। जैसे हम खाने के बिना एक दिन का उपवास रख लेते ना कि चलो हम बिना खाने के रहेंगे एक दिन, हम में से कितने लोग हैं जो एक दिन का मोबाइल का उपवास रखते हैं? क्या है? राहु है।
जितनी सोशल मीडिया आप देख रहे हो, आप सब राहु है, सब 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 राहु। राहु बहुत फास्ट है। राहु सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और हम ये कह सकते हैं जितना भी फोटोग्राफी हो गया, मतलब हम घिरे हुए हैं राहु से। सिंपल सी बात है, हम घिरे हुए हैं राहु से। जितना फोटोग्राफी हो गया, मीडिया हो गया, मीडिया मतलब मीडिया वो वाला नहीं जो हम जैसे मूवीज देखते हैं वो वाला मीडिया, मतलब मीडिया पढ़ने वाला मत समझना, ठीक है। तो ये सब हो गया। राहु को हमने फॉरेनर बोला है, जो हमारे मूल का नहीं है वो राहु है। जो हमारे मूल का नहीं है वो राहु है। हम किसी राहु वाली जगह पर जाएं, कैसे जाएंगे हम किसी राहु वाली जगह पर? जैसे मान लीजिए हम बाहर चले गए, तो हम किसी राहु वाली जगह पर चले गए, जहां पर हमारी बोली भाषा, हमारा रहने का तरीका, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारा खाना, हमारी आबो हवा सब चेंज हो जाए, वो राहु है। जितनी उठा पटक होती है ना जिंदगी में, वो राहु है। जितनी उठा पटक होती है, एकदम से अचानक जो चीजें होती है ना, वो राहु है। राहु को बड़ा मजा आता है। मतलब राहु एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा हो, उसके पेट में दर्द होता है बहुत तेज। उसको लगता है क्या ऐसा कर दूं जो इसकी जिंदगी में एकदम उठापटक आ जाए, एकदम से ऊपर उठा दूं, एकदम से नीचे गिरा दूं, मजा आता है। ठीक है, मजा, उसके मजे ही इसमें है कि एकदम से आदमी को रातों रात करोड़पति बना दूं, अरे रातों रात इसको नीचे गिरा देता हूं, मजा आ रहा है। तो राहु इज दैट, लाइक शेयर मार्केट। एग्जैक्टली, ठीक है। और शेयर मार्केट में भी कॉल एंड पुट ऑप्शंस, ठीक है। तो राहु वो है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट राहु नहीं है। राहु है आज सुबह खरीदा शाम तक बेचना है, इट इज कॉल्ड राहु, ठीक है। और वो वही वाली बात है कि ये इंट्राडे और स्विंग खाली राहु है। हाँ, इंट्राडे और स्विंग जो है वो मैडम राहु है। राहु है, बिल्कुल राहु है, ठीक है। तो राहु राहु कोई भी एकदम से ईडी की इंक्वायरी आ गई, राहु की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं बंदे के साथ राहु की प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तुरंत एकदम से कुछ भी अचानक हो जाए ना लाइफ में, इनफैक्ट एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसकी प्रॉब्लम आई होती है? राहु की प्रॉब्लम आई होती है। अचानक हो रही है ना जो चीजें, अचानक हो रही है, राहु धुंध है। राहु अचानक तो है ही है। राहु क्या भी है? राहु बेसिकली यहाँ पर सडन एक्टिविटीज भी लिख लेते हैं। राहु एक ऐसा प्लैनेट है ना, मैं चाहे आपको जितना मर्जी समझा लूं, उसके बावजूद भी समझाती रहूंगी, राहु खत्म नहीं होता है। इतना 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 वास्ट है राहु। राहु सडन एक्टिविटीज है, फिर राहु क्या है? राहु धुंध है, फॉग है राहु। फॉग आपने देखा है, डेंस कोहरा, आगे का दिखने ना दे, आपको आगे की चीजें दिखने नहीं देगा। क्या? भ्रम, हाँ, भ्रम भ्रम। भ्रम, बिल्कुल भ्रम पैदा करता है बहुत। जब हम आगे चल के बात करेंगे कि राहु का टाइम पीरियड चलता है, तो हम हमेशा इंसान को बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, थोड़ा बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस मत लो। इनफैक्ट राहु से कनेक्टेड लोगों को भी ये कहा जाता है कि बहुत जल्दी डिसीजंस मत लिया करो, या बहुत फटाफट से, बहुत ऐसे ऐसे मत लिया करो, सोचा करो, समझा करो, मतलब एक परामर्श ले लिया करो, एक कंसल्ट कर लिया करो किसी अपने बड़े से या किसी इंसान से जिसको तुम मानते हो कि हाँ यार, इसकी जो सुझाव होते हैं ये अच्छे रहते हैं। क्योंकि राहु धुंध है, राहु फॉग है, राहु आपको दिखने नहीं देता, राहु एक राहु भ्रम पैदा करता है। जो भी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका पता नहीं चल पाता, वो राहु से कनेक्टेड बीमारियां होती हैं। या फिर कई बार जब राहु का टाइम पीरियड चलता है ना, तो इंसान को अपनी बीमारियों का ही पता नहीं चल पाता, डायग्नोज नहीं हो पाती, उसकी बीमारियां डायग्नोज नहीं हो पाती। अनडायग्नोजेबल डिजीज को भी कहा गया राहु। अनडायग्नोजेबल डिजीज को भी कहा गया राहु। लेकिन तब भी, चाहे जो मर्जी है, लेकिन तब भी यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट,
बट यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। पहले आपको पुरानी क्लासिक्स में बातें पढ़ने को ही नहीं मिलेंगी, पर ये बातें इतनी सच है आज के जीवन के लिए कि आप खुद जानते हैं कि आज के जीवन के लिए राहु हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट। राहु अच्छा, मेकअप, जो लड़कियां मेकअप करती हैं, राहु क्या है? वो मेकअप राहु है। एक लड़की या हम कह लो सुंदर चीजें वीनस है, शुक्र है, लेकिन आर्टिफिशियल सुंदर चीजें राहु है। नेचुरल फूल शुक्र है, आर्टिफिशियल फूल राहु है। ठीक है, आप किसी बहुत सुंदर जगह जा रहे हो, कश्मीर जा रहे हो, और वहां पर आपको बहुत सुंदर सी चीजें मिल रही है, बर्फ है, आप उसमें वो क्या है, वो शुक्र का पार्ट हो गया कि हम किसी बहुत जो हमारे दिल को बहुत पसंद आ गई, वो जगह शुक्र से जगह मतलब रूल होएगी, वो जो बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पर ना एक डीएलएफ में अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों को किसी ने बताया था, हमारे यहाँ पर नोएडा में डीएलएफ में है, पता नहीं किसी, शायद डीएलएफ मॉल में है, उन्होंने पूरा वो बनाया है काइंड ऑफ स्नो पार्क बनाया है। हमने वहां जाकर देखा तो स्नो पार्क है, वहां पर पूरा उन्होंने बर्फ डाल रखी है, लेकिन वो क्या है, क्या वो शुक्र से कनेक्ट होगी? चाहे वो कितनी मर्जी सुंदर बना रखी हो, उन्हें बहुत सुंदर बना रखी हो, लेकिन तब भी वो क्या होगा? राहु। तो डुप्लीकेसी होता है, जो भी डुप्लीकेट वही राहु है। हाँ, डुप्लीकेसी होता है मैडम। बिल्कुल डुप्लीकेसी कह लो, या फिर ये कह लो कि लेकिन दिखने में शायद वो शुक्र से भी ज्यादा सुंदर लगेगा। हमेशा ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि राहु हमेशा शुक्र से कम लगे। आज की डेट में राहु ने धूम मचा रखी है, डुप्लीकेट चीजें ज्यादा बेहतर हो गई हैं। लोग अपने घर में ओरिजिनल फ्लावर्स नहीं रखते, लोग कहते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स लाके रख लेंगे। ठीक है, सुनहरा धोखा जो होता है ना मैडम, वही चीज होता है। एग्जैक्टली, ये वो है, ये सुनहरा हिरन है, ये धोखा। एग्जैक्टली, सुनहरा हिरन है, राहु है, राहु डेंजर है, सुनहरा हिरन। माता सीता ने देखा सुनहरा हिरन, उनको लगा शुक्र के पीछे भेज रही हूं मैं राम जी को, उन्होंने राम जी को राहु के पीछे भेजा और खुद पड़ गई डेंजर में। और समझ में आ रहा है, बेसिकली राहु एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप रह भी नहीं सकते, उसकी बुराइयां भी करते रहोगे। ठीक है, अपने आप बोलोगे कि बच्चों को मोबाइल नहीं देना है, लेकिन उसके बावजूद जब वो खाना नहीं खा रहे होंगे तो उनको बोलोगे ले थोड़ी देर खेल ले, फिर मैं तो खिला भी देती हूँ। ठीक है, आप अपने बच्चों को बोल रहे हो मोबाइल नहीं खेलना, लेकिन खुद अब से मोबाइल छूट नहीं रहा है। ये वो चीज है कि तेरे बिना रहा भी नहीं जा रहा और तेरे बिना मन भी नहीं लग रहा ना, तेरे मतलब तू बेकार भी है, लेकिन उसके बावजूद हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। तो राहु इज लाइक दैट पर्सनैलिटी। एडिक्शन राहु है, एडिक्शन। हाँ, एडिक्शन, बिल्कुल एडिक्शन। मैंने कहा ना, यहाँ पर आप राहु के लिए मैं पूरी क्लास लगा दूं राहु पे, इसे खत्म नहीं कर सकते हम। राहु, इतनी चीजें हैं राहु, वो हम धीरे धीरे पूरा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लेकिन खत्म कर लेंगे राहु को। राहु एडिक्शन है, राहु दिखावा है, अटैचमेंट, राहु शोशाबाजी है, राहु अटैचमेंट है। ठीक है, राहु जितनी 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 चीजें है ना शोशाबाजी की, वो सब राहु में आती हैं, जिसमें आप अपने आप को फ्लॉन्ट करते हो कि ये मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ये राहु की एक्टिविटी है। ठीक है, राहु मोह भी है। मोह का मतलब एक होता है प्यार करना किसी से, और एक होता है मोह है, हमें उस पर्टिकुलर चीज से बहुत मोह है। हम अपने बच्चे, एक माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, अटैचमेंट। हाँ, अटैचमेंट, बहुत प्यार करती है, लेकिन वो प्यार कब मोह में बदल जाता है पता नहीं चल पाता। बहुत प्यार करती है, उससे बहुत प्यार करती है। अब वो
अपने पढ़ने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए बाहर चला जाता है और वो माँ बीमार पड़ जाती है। माँ बीमार पड़ जाती है, उसको लगता है कि अरे अब मेरा जीवन व्यर्थ है, अब मेरा जीवन मैं जी नहीं पाऊंगी अपने बच्चे के बिना, या उसको वो भेजना नहीं चाहती बाहर, उसकी ग्रोथ के लिए भी भेजना नहीं चाहती उसके लिए बाहर। वो बिल्कुल पागल सा बिहेव करने लग जाती है जैसे ही उसके बच्चे के बाहर जाने की बात आती है। क्या हो गया? ये मोह आ गया है। राहु मोह पैदा कर रहा है इतना ज्यादा कि उसकी फिजिकल बॉडी से मोह हो रहा है। प्रेम प्रेम शुक्र है। प्रेम क्या है? शुक्र। और राहु क्या है? मोह। राधा कृष्ण एक दूसरे से प्रेम करते थे। राधा कृष्ण का मोह नहीं था एक दूसरे में, वो प्रेम करते थे। इसी वजह से उनको प्रेम का प्रतीक माना गया। उनको वो जो प्रेम कहा गया ना, वो उस प्रेम का प्रतीक माना गया। फिजिकल बॉडी हो ना हो, आप किसी से प्रेम करते हो ना, तो आपको उसको प्रेम को फिजिकल बॉडी की, जो एक नेचुरल लव होता है ना, उसको फिजिकल बॉडी की नीड नहीं होती है। तो राधा को कृष्ण से प्रेम करने के लिए उनकी फिजिकल बॉडी की नीड नहीं है। कृष्ण को राधा से प्रेम करने के लिए उनकी फिजिकल बॉडी की नीड नहीं है, एंड दैट इज द सिंबल ऑफ प्रेम। इसी वजह से हर मंदिर में राधा कृष्ण की फोटोग्राफ को हम पूजते हैं, क्योंकि हम राधा कृष्ण नहीं, उनके प्रेम की पूजा कर रहे होते हैं कि ये प्रेम है। मोह क्या होता है? आई वॉन्ट योर फिजिकल बॉडी, आप मेरे सामने रहने चाहिए। माँ बोल रही है अपने बेटे को, नहीं तू यही जॉब कर ले, तू सुबह दिखाई देगा मुझे, शाम को दिखाई देगा, ठीक है, मैं तेरे को खाना खिला दूंगी, तू वहां जाएगा तो क्या खाना खाएगा, मेरे हाथ का खाना खाएगा तो ठीक रहेगा, सही रहेगा, अपनी बॉडी भी तो जरूरी है तुम्हारे लिए। और आप समझ रहे हो? उस माँ को माना, हम उसको प्यार बोल सकते हैं, हम उसको केयर बोल सकते हैं, लेकिन वो जो केयर है ना, वो मोह बन जाती है। जब वो प्रेम बंधन बन के काम करने लग जाता है तो वो मोह कहलाता है कि ये व्यक्ति मेरा है और रहना चाहिए। माँ और वाइफ के बीच में झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि दोनों को मोह है उस बंदे से। अगर दोनों में से कोई भी एक प्रेम करने लग जाए ना उस इंसान से, तो वो झगड़े कभी होंगे ही नहीं। वो रियल प्रेम शायद ही कुछ लोगों को समझ में आ पाता है और वो कर पाते हैं। हम सब प्यार के बहकावे में राहु के साथ हैं। हमको मोह होता है चीजों से, हमें मोह होता है लोगों से। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ रहना चाहते हैं। होता है कि नहीं होता? हम जिससे प्रेम करते हैं उसके साथ रहना चाहते हैं, बट वो हम भूल जाते हैं कि अरे यार, अगर हम उससे एक्चुअल में प्रेम कर रहे होते ना, तो हम उसके साथ रहना नहीं चाहते होते। जो जो ओरिजिनल लव है, जो प्योर लव है, वो आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन देगा। एक चीज ध्यान रख लेना, अगर प्यार है और आप उस प्यार को लेकर अच्छा महसूस करते हो, खुशी देता है वो प्यार आपको, तो वो आपका प्रेम है। और वो प्रेम आपको दुख दे रहा है, आपके मन में ऐसे मतलब परेशानी दे रहा है, तो वो मोह है। और ये तो खैर हम फिर वो बहुत ही स्पिरिचुअल उसमें चले जाएंगे, वापस आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, जब एक्स्ट्रा किसी को जकड़ने की कोशिश की जाती है ना अपने प्यार के थ्रू, वो मोह होता है। और वो राहु का सिंबल है, वो राहु का सिंबल है। राहु फोकस देता है। आगे चलते हैं। राहु फोकस देता है। राहु फोकस देता है मतलब ध्यान लगाने की शक्ति भी राहु देता है। राहु क्वेश्चंस पूछने की पावर देता है। लेकिन जब राहु नेगेटिव हो जाता है ना, तो वो डाउट क्रिएट करता है, एक्सेस में डाउट क्रिएट करता है, शक पैदा करता है। मैंने कहा ना, राहु ध्यान लगाने की क्षमता दे रहा है, राहु ध्यान लगाने की क्षमता दे रहा है, राहु फोकस करने की क्षमता दे रहा है, राहु क्वेश्चंस पूछने की क्षमता दे रहा है। लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाता है ना, तो राहु बेसिकली राहु विश्वास नहीं पैदा करने देता ना, राहु तो शक है। राहु को शक रहेगा, हर समय राहु को शक रहेगा। और जब वो नेगेटिव हो जाएगा तो वो शक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। शक करना अच्छी बात है, डाउट करना अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस में जब वो डाउट हो जाता है तो वो प्रॉब्लम लेकर आ जाता है आपकी लाइफ। राहु ड्रिवन पर्सनालिटी को आपने अगर कोई चीज बता दी और उसने मान लिया, ऐसा तो होता ही नहीं ना।
वो उस पे क्वेश्चन जरूर पूछेगा, क्यों, कैसे, कैसे, किधर, कैसे जाना है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, अच्छा सोच के बताता हूँ। लाइक मान लीजिए आपने एक राहुल ड्रिवन व्यक्ति को आपने बोला कि चलो हम लोग ना मनाली जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो राहुल ड्रिवन व्यक्ति क्या बोलेगा, अच्छा कब जा रहे हो, इस तारीख को जा रहे हैं, अच्छा कितने लोग जा रहे हैं, अच्छा इतने लोग जा रहे हैं, अच्छा ये कितने उसे जाएंगे किस तरीके से, इस तरीके से जाएंगे, वहां जाके क्या क्या करना है, क्या आइटनरी है बताना जरा, चलो ये आइटनरी है, ये भी बता दिया, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छा एक काम करता हूँ, मैं देख के बताता हूँ, मैं सोच के बताता हूँ, और उसके बाद हो सकता है वो मना कर दे। मतलब जाना नहीं था, लेकिन आप 70 क्वेश्चन तब भी पूछे जाएंगे। इट इज लाइक ये एक राहु पर्सनैलिटी है। राहु पर्सनालिटी को आप बोल दो और वो मान जाए एक बार में, पॉसिबल, चांसेस कम है। तो ये एक मोटा मोटा सा एक आपको एक जस्ट दी है मैंने कि राहु है क्या चीज। आफ्टर ऑल राहु किसे कहते हैं, आगे चल के और भी चीजें देखेंगे, जानेंगे राहु के बारे में, लेकिन राहु ये है। अभी तक आपको ये चीज समझ में आई कि हमने 3 ग्रह को पढ़ने में जितना टाइम लगाया उतना अकेला राहु ले गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मरकरी। नंबर 5, नंबर 5 बुध ग्रह। अभी मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी बुध ग्रह की, कि ये जो बुध ग्रह है ये किसकी इलेजिटिमेट संतान है, चंद्रमा की इलेजिटिमेट संतान है, और किन से पैदा हुआ, एक साध्वी से पैदा हुआ है, मतलब बेसिकली गुरु के उससे पैदा हुआ है। तो इसको हमने विद्या बोला, इसको हमने क्या बोला, हमारी जो बुकिश नॉलेज है वो कहा। नॉलेज तो है, नॉलेज तो है, लेकिन ये किताबी ज्ञान, ये हमारा किताबी ज्ञान है। ये मरकरी से रूल्ड व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा की संतान है, ये कैसा होगा, ये चंचल होगा, ये वो ऐसे ऐसा नहीं है। ये बेसिकली इसको हमने छोटा, सबसे छोटा ग्रह है। अगर आप देखोगे आप अपने पूरे सौर मंडल में, तो सबसे छोटा ग्रह दिखाई देगा, वो कौन है, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। इसको राजकुमार बोला गया है, ये राजकुमार है, ये सबसे छोटा ग्रह है, और ये चंचल है। इसका नेचर किडिश होता है, इसका नेचर भी किडिश मिलेगा आपको, लेकिन ये बुकिश नॉलेज अच्छी रखता है, ये अच्छा बिजनेसमैन होता है, ये मीडिएटर माना जाता है। कमीशन लेने में बेसिकली मरकरी कमीशन को रिप्रेजेंट करता है। ये बीच का नंबर है ना, आप समझो, अगर हम 1 से लेकर 9 तक नंबरों को भी देखें तो 1 2 3 4 नंबर इधर रह गए और 5 आ गया, फिर 6 7 8 9 4 नंबर इधर चले गए, तो ये बीच का नंबर है, ये बैलेंस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये बीच का नंबर है, बीच का बिचौलिया है ये एक तरीके से। तो जो भी कमीशन काम होते हैं, हाँ, वन क्वेश्चन, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ यू डिफरेंशिएट विजडम एंड नॉलेज? बिल्कुल बताती हूँ, बताती हूँ। ठीक है, नॉलेज बुकिश, मैंने इधर आगे लिखा बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज का मतलब जो आपने पढ़ के अर्जित की है, ठीक है, जो जिसको आपको सीखना पड़ा है, जिसको आपने स्कूल में जाकर किसी से सीखा है। और जुपिटर, देन जुपिटर। अरे नहीं नहीं, आप समझिए जुपिटर और मरकरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। जुपिटर, अब आपके जो दादाजी थे, क्या वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे? संजीव गुप्ता जी आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, नहीं,
ऑब्वियसली मैंने ये अंदाजा इसलिए लगाया क्योंकि ऑब्वियसली बात है उस समय पर बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। क्या उनमें समझ थी कि नहीं थी? आपने अपने दादाजी को अब उनके बुढ़ापे में ही देखा होगा, ठीक है? उनमें समझ थी, वो आपको ज्ञान की बातें बताते थे कि नहीं बताते थे? यस। वो आपको ज्ञान की बातें भी बताते थे। वो क्या था? वो जो नॉलेज थी वो किस चीज की नॉलेज थी? दैट इज विजडम। जुपिटर की नॉलेज थी, है ना? ठीक है, आप स्कूल गए, आपने स्कूल से कुछ विद्या ग्रहण की, क्या किया आपने? मतलब बेसिकली आपने क्या विद्या ग्रहण की? अपने हायर स्टडीज में क्या किया आपने? मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री की। ये जो आपकी मास्टर डिग्री करने के बाद जो आपको विद्या मिली, ये मरकरी की विद्या है। आप समझ पा रहे हो कि दोनों चीजें नॉलेज है। आप सोचो ना, ये बेसिकली मरकरी को किसका बेटा बोला गया, किसकी नाजायज संतान बोली गई? आप ही कहानियों से हमको क्या बताया जा रहा है? बुद्ध किसका बेटा है? बुद्ध जुपिटर का बेटा है, लेकिन उसकी नाजायज संतान है। वो जायज मतलब वो बेसिकली गुरु क्या है? गुरु इज लाइक उसको विजडम, ईश्वरीय शक्ति है उसके अंदर, उसको वो ईश्वर से मिली है। और मरकरी ने वो विद्या पढ़ के रट्टा मारा हुआ है, उसने रटी हुई है। ठीक है, आपने अभी बोला कि मेरे दादाजी को विजडम, मेरे दादाजी के पास वो नॉलेज थी, उनके पास कुछ ऐसी बातें थी जो वो मुझे बताते थे, मुझे लगता था कि हाँ ये बात सही है, ये सही कह रहे हैं। वो जो विद्या देते थे उन्होंने कहीं से पढ़ के रट के नहीं दी थी आपको। लेकिन आपने जो मास्टर्स की डिग्री की, वो क्या आपको पहले से आता था? नहीं, आपने पढ़ के सीखा, समझा और पढ़ के ग्रहण किया। तो जो चीज हम पढ़ के ग्रहण कर रहे हैं, हमारी सारी बुक्स किससे कनेक्ट होती हैं? जितनी भी बुक्स हैं वो सब मरकरी की हैं। ठीक है, तो समझ में आया? जुपिटर की विजडम और मरकरी की नॉलेज में, जुपिटर को हम विजडम बोलते हैं, मरकरी की नॉलेज होती है। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो जो ये बहुत अच्छा सवाल किया है संजीव जी ने। इनफैक्ट मैं इसके ऊपर आती कि जुपिटर और मरकरी, जुपिटर इज मैं फिर बोलूंगी ना, जुपिटर वो किताबी ज्ञान है ही नहीं। जुपिटर आपको किताबों से पढ़ के नहीं, वो विजडम आपको कभी किताबों से पढ़कर नहीं आएगी। जुपिटर हमारे अनुभव द्वारा ज्ञान, जुपिटर का ज्ञान अनुभव के द्वारा बोला जा सकता है। जुपिटर का ज्ञान अनुभव के द्वारा हो सकता है। जुपिटर का ज्ञान आपको, मैंने कहा ना, ईश्वरीय शक्ति मैंने क्या बोला अभी, कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं हम। आप कई बार देखेंगे किसी बच्चे में, अब इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ, बड़ा ही आपको लगेगा कि अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने अपने ना बेटे से पूछा, ऐसी मजाक में बोल रही थी, छोटा है अभी तो, काफी छोटा है, 13 साल का होगा अब। तो मैं उसको ऐसी मजाक में बोल रही थी क्योंकि उस दिन मेरा दिन बहुत ज्यादा ही खराब गया। पूरे दिन मैंने करीब जितने मैंने कंसल्टेशंस किए उस दिन, सारे कंसल्टेशंस ऐसे आए जो डिवोर्स के थे। सारे कंसल्टेशन, मतलब कुछ दिन होते हैं ऐसे, कुछ उस दिन की जो गोचर होता है ना, उस दिन का गोचर ही ऐसा होता है, वो छठे भाव को ज्यादा प्रबल कर रहा होता है। तो मेरे पास सारे कंसल्टेशंस ऐसे आए। मैंने सुबह से मतलब जितने लोगों से बात की, सब डिवोर्स एंड जो सबसे खराब बात थी, वो सारे के सारे लड़के थे जिनकी कंसल्टेशंस हो रहे थे। तो मैंने अपने बेटे से ऐसी बात की कि हो जाता है जब आप पूरे दिन में बात कर रहे हो। तो मैंने कहा बेटा, आगे चल के तुम किसी को पसंद करोगे, वो मतलब किसी को भी पसंद करोगे, तो एक चीज ध्यान रखना, ऐसी लड़की से शादी करना या ऐसी लड़की को पसंद करना जो एटलीस्ट तुम्हारी थोड़ी बातें माने, मतलब तुम्हारी सारी बातें माने, मतलब तुम्हारे स्वभाव की हो। सिर्फ किसी की शक्ल देख के उसको पसंद नहीं कर, ठीक है? तुम्हारी बातें भी माननी चाहिए, क्योंकि आप ये कह लो कि पूरे दिन से मैं वही चीजें सुन रही थी, तो मेरे को वो ऐसे हिट कर गई वो बात, और मैंने ये चीज उसको बोल दी कि किसी ऐसी लड़की से शादी, मतलब सिर्फ शक्ल देख के किसी को पसंद नहीं करना। आगे चलोगे, बड़े होगे, मतलब अब 7-8 साल बाद उसकी भी वो एज आएगी कि वो किसी लड़की से मिलेगा, उसको पसंद करेगा, तो सिर्फ शक्ल देख के पसंद नहीं करना है। ऐसी लड़की को पसंद करना जो तुम्हारी बातें भी मानती हो, तुम्हारी सारी बातें मानती हो। मैंने फ्लो में बोल दिया।
एंड वो जो जवाब आया ना सामने से, वो जवाब ऐसा था कि मैं एकदम शांत हो गई। और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक 13 साल का बच्चा वो जवाब दे सकता। उसने बड़े ही सादे स्वभाव में बोला कि मम्मी जो आपकी सारी बातें माने वो तो गुलाम हो गया ना, जीवन साथी कहाँ से हुआ? लाइक ओके, ये 13 इयर्स का बच्चा मेरी बोलती बंद कर गया। मैंने कहा अरे नहीं, मैंने कहा नहीं, अरे मेरा मतलब वो नहीं था कि वो तुम्हारी सारी बातें माने, लेकिन वो जो शब्द थे ना कि जो आपकी सारी बातें माने, वो तो गुलाम हो गया ना। और गुलाम से तो कोई प्यार नहीं कर सकता, और जिसे आप प्यार करते हो उसको तो उससे आप गुलामी नहीं करवा सकते। एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, आई एम रॉन्ग, सॉरी, आई शुडंट have, like, मेरे को ये बोलना नहीं चाहिए था। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा लेकिन फिर भी बस एक ही चीज बोलूंगी कि शक्ल देख के मत पसंद करना किसी को भी, कि बस वो बहुत सुंदर लड़की लगी मुझे और मैंने उसको पसंद कर लिया। उसका स्वभाव, मतलब मेरी गलती हो गई, उसका स्वभाव देखकर आप पसंद करना कि अच्छा, जो आपको लगे कि हाँ आपको उसकी बातें सही लग रही है, उसको आपकी बातें सही लग रही है, मैक्सिमम, सारी तो नहीं सही लग सकती किसी की भी, लेकिन मैक्सिमम बातें दोनों को एक दूसरे की सही लग रही हो, ऐसी ऐसी लड़की के साथ मतलब सोचना कभी कुछ। कह रहा ठीक है, ये बात ठीक लगी मुझे आपकी। मैंने कहा ओके फाइन, आई एम सो सॉरी, आई शुडंट हैव सेड दिस टू यू। बट एक, आप समझ रहे हो ये क्या है? क्या ये उसने कहीं बुक में पढ़ा है या कोई बुक पढ़ा रही है उसको ये बात? दिस इज कॉल्ड जुपिटर की विजडम। ये विजडम है कि जो आपकी सारी बातें माने, मम्मी ऐसा इंसान तो गुलाम हो गया, और आप गुलाम से तो प्यार नहीं कर सकते, और प्यार करते उससे गुलामी नहीं करवा सकते। ये वर्ड, ये सेंटेंस, ये लाइंस, ये थॉट्स कहीं नहीं पढ़ाए जाते। इट इज कॉल्ड विजडम। ये कैरी करके आया। और जो हम बुक में पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ के ले रहे हैं ज्ञान, वो मरकरी है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया कि बेसिकली जुपिटर, और एक व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है, आपको एक काइंड ऑफ समझ आ रही है ये चीजें कि यार ये चीज ना बुकिश नॉलेज नहीं है। एक क्वेश्चन है, हाँ, क्या रेडी करा आपने? चाय पत्ती फ्लैश आउट करके आएंगे। चाय पत्ती फ्लैश आउट, थोड़ी सी चाय पत्ती दी है, उसको फ्लैश आउट करके आएंगे। वो राहु की कौन सी चीज होती है? जो भी चीज आपको नशा पैदा करती है वो राहु की चीजें होती है। और अगर राहु प्रॉब्लम कर रहा है तो बेसिकली वी हैव टू से कि ये चीज फ्लैश आउट हो जाए, चली जाए, ठीक है? तो अब मोस्ट प्रोबेबली प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम जब तक चाहें तब तक क्लास चलनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली क्या प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका है अब तक के उसमें। तो बेसिकली, और इस समय जो फिलहाल जो गोचर चल रहा था, जो अभी फिलहाल जो टाइम चल रहा है, उसके हिसाब में मैंने वो गोचर देख लिया था कि हाँ ये प्रॉब्लम राहु की ही है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम राहु की ही है। तो चाय पत्ती नशा पैदा करती है, ठीक है? चाय पत्ती हो गई, कॉफी हो गई, जो चीजें नशा पैदा करती हैं, काइंड ऑफ जो जिनकी आदत पड़ जाती है, जिनकी हैबिट पड़ जाती है और आपसे छूटे नहीं छूटती, मोह है ना, ठीक है? जिनको चाय का मोह होता है, भाई उनको सर में दर्द होने लग जाएगा, कुछ होने लग जाएगा। ये सब क्या है? ये राहु की प्रवृत्तियां हैं। तो आप बेसिकली जरा सी चाय पत्ती लो, अपने ऊपर से 7 बार उतारो और फ्लैश आउट कर दो, ठीक है? और इस समय पर्टिकुलरली जो चल रहा था ना, वो समय भी उसी का चल रहा था। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम एकदम शो अप, बार बार शो हो रही थी कि अभी ये लैपटॉप किसी भी टाइम बंद हो जाएगा, लैपटॉप किसी भी टाइम बंद हो जाएगा। तो मैंने गई और जाकर मैंने फ्लश आउट कर दिया अपने यहीं पर। और इट विल, मतलब लाइक इस समय तो यही हो सकता था। मैं किसी को बाहर दान नहीं करके आ सकती थी कि मैं किसी गरीब इंसान को जो पब्लिक का कूड़ा उठा रहा है, ऐसे इंसान को चाय पिला दूं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो इस समय में फ्लश आउट, जो सबसे ज्यादा सरल उपाय होता है और एकदम से इंस्टेंट रिजल्ट भी दे देता है, वो यही होता है, ठीक है? तो यही करके आई हूँ मैंने, और कोई वो नहीं किया है, ठीक है? चलिए, तो हमने कर लिया। उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं मरकरी पर। तो मरकरी ये है कि बुकिश नॉलेज, जो आपको बुक से पढ़ के जो विद्या मिल रही है, वो है आपका बिजनेस। मरकरी इज अ बिजनेसमैन। मरकरी मीडिएटर है, ये मीडिएटर है,
मरकरी बीच का बिचौलिया है, बीच का वो जो एक पर्सन है जो कनेक्ट करवाता है। मरकरी कनेक्टिविटी भी है। आप देखोगे 5 नंबर से जो प्रभावित लोग होते हैं या बुध से प्रभावित लोग होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं बातचीत में, वो कनेक्शंस बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। इस वजह से हमने बोला ये अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट कनेक्शंस, कि आप कितने अच्छे कनेक्शंस बना पाते हैं, आप कितने अच्छे, आपकी वाक चपलता कितनी अच्छी, मतलब आप कितने अच्छे हैं बोलने में, बात करने में। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे कनेक्टिविटी बनाते हैं। कमीशन का काम इनके लिए बहुत सही रहता है। किसी को पढ़ाने का काम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। मरकरी टीचर भी है, लेकिन मरकरी टीचर भी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जिसको बुकिश नॉलेज है वो टीचिंग भी कर सकता है। लेकिन जब एक मरकरी वाला बंदा पढ़ाएगा तो वो आपको बुक में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के ही बताएगा, उसको पढ़ के ही वो करेगा। जुपिटर जब जब एक गुरु पढ़ाएगा तो वो कभी आपको बुक नहीं खोल के पढ़ाएगा, वो आपको बोलेगा ये ऐसी, ये ज्ञान है, ये ऐसी ले लो, ठीक है। ज्ञान कभी भी बुक को खोल कर नहीं देगा वो। और जो मरकरी वाला बंदा होगा वो हमेशा एक बुक को या कुछ कुछ भी ऐसे कर आके, क्योंकि वो बुकिश नॉलेज उसको है और वो बुकिश नॉलेज ही पास कर रहा है। जुपिटर ना उसको बुकिश नॉलेज है, और अगर है भी तो वो अपने उसको विजडम को मिलाकर आपको वो प्रोवाइड करा रहा है। जो हमारे पुराने गुरुकुल होते थे, क्या उनमें बुक्स का सिस्टम होता था? वो गुरु जो थे वो अपने आप ही बोल बोल के लोगों को ज्ञान देते थे और लोग उनसे ज्ञान ग्रहण करते थे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जुपिटर की टीचिंग। और मरकरी की टीचिंग, मरकरी की टीचिंग कैसी होगी? मरकरी की टीचिंग ऑल टुगेदर कमर्शियल पर्पस से बुक्स को सेल करना, बुक्स की नॉलेज को सेल करना, इस तरह से होगी, ठीक है। तो ये मरकरी का वो है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मरकरी क्या है? मरकरी बेनिफिक प्लैनेट्स में आता है 100%। मरकरी कहीं से कहीं तक भी मेलेफिक में नहीं आता। मरकरी नकल भी है ना मैम, नकलची। बिल्कुल नकल भी है। मरकरी बेसिकली कॉपी करता है। कॉपी। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, वो कॉपी करता है ना, जैसे जो आप बोलते हो वो कॉपी करता है और वो सीख लेता है, ठीक है। तो मरकरी, इनफैक्ट हम अपने प्रिंटिंग मशीन किससे रूल होती है? मरकरी से। फोटोकॉपी मशीन किससे रूल होती है? मरकरी से। ये सारी चीजें अभी आपको काम नहीं आएंगे। मान लो अगर आप जैसे वास्तु करते हो तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अच्छा प्रिंटिंग मशीन अगर आई है तो इसको कौन से जोन में रखना है, ठीक है। प्रिंटिंग मशीन आई है तो इसको, ये सारी चीजें। लेकिन अगर आपको ये ग्रह क्लियर होंगे ना कि ग्रह क्या कह रहे हैं, आपको हर चीज में ग्रह दिखाई दे जाएगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर चीज किससे रूल हो रही है, ये पर्टिकुलर चीज किससे रूल हो रही है, आपको हर चीज में ग्रह दिखाई दे जाएंगे। तो प्रिंटिंग मशीन हो गई, कॉपी करना। मरकरी कॉपी करने में बहुत अच्छा है, बिल्कुल आपकी नकल उतार देगा। दो एक जैसी चीजें रखी, तो एक जैसी चीजें रखी हुई क्या है, ये मरकरी को दिखाती हैं। बिल्कुल सेम आइडेंटिकल चीजें रखना मरकरी है। मरकरी, हम हमेशा बोलते हैं मरकरी इंटेलिजेंस है। ध्यान देना, मरकरी क्या है? इंटेलिजेंस। बुकिश नॉलेज कौन ज्यादा अच्छी ग्रहण कर सकता है? जो बच्चा इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। मरकरी हमारा कॉन्शियस माइंड है। अगर मरकरी, ऑल्दो अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है लेकिन मेरे मुंह में आ गई, बाद में बोल देती हूँ। मरकरी अफ्लिक्शन में होता है तो ऐसे में बच्चे का दिमागी विकास प्रॉपर तरीके से नहीं होता। या फिर जैसे अब किसी का मरकरी राहु है, अच्छा मरकरी हमारी वाणी भी है। अगर किसी का मरकरी और राहु साथ में बैठ जाए, ऐसा बच्चा आपको ऐसे बोलता हुआ दिखाई देगा कि आपको लगेगा कि भैया ये कहाँ से लेकर आ रहा है, इसके शब्द कहाँ से निकल रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, इसके शब्द रुक नहीं रहे हैं, इसका दिमाग किस तरह से चल रहा है। जैसे राहु इज लाइक अनइमेजिनेबल। मरकरी राहु किसी का बच्चे का साथ में बैठा हो, वो बच्चा, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी वाणी, वो अनइमेजिनेबल बातें करेगा उसके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में जो बात आएगी वही तो आप अपनी वाणी से बोलोगे, ठीक है। मरकरी केतु हो जाए तो ऐसे बच्चों को, मरकरी और केतु किसी का साथ में बैठ जाए तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा बोलने में दिक्कत आती है, डिले होता है। तो मरकरी इज
मरकरी इज इंटेलिजेंस, मरकरी आपकी वाणी है। अब जैसे एक छोटी सी चीज बता देती हूँ, मरकरी और मार्स अगर किसी का साथ बैठ जाए तो वाणी कैसी हो जाएगी? मार्स बहुत तेज है, लाउड है, तीखा है, ठीक है, बहुत एग्रेसिव, मतलब बहुत तेज बोलते हैं ऐसे लोग, बहुत जल्दबाज है, तो बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, बहुत तेज बोलेंगे, बहुत चीख के बोल देंगे एट टाइम्स। तो मरकरी वाणी है। तो आई थिंक मरकरी के बारे में एक छोटा सा जिस्ट मिल गया आप लोगों को कि मरकरी बेसिकली क्या है, कैसे मतलब वो करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा, जो सन पढ़ा, मून पढ़ा, जुपिटर पढ़ा, राहु पढ़ा और मरकरी पढ़ा, ये 5 ग्रह। आपको ये 5 ग्रहों के बारे में समझ में आया कि ये पांचों के पांचों प्लैनेट्स कैसे हैं? ये पांचों के पांचों प्लैनेट्स इंसान समझो इनको कि ये 5 इंसान कैसे हैं। मैं हर क्लास में बोलूंगी, आज भी बोलूंगी और लास्ट क्लास तक एक ही बात बोलती रहूंगी रोजाना, कोई भी प्लैनेट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है, कोई भी प्लैनेट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। चाहे वो प्लैनेट आपके लिए अच्छा है तो भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, कोई प्लैनेट आपके लिए बुरा है तो भी वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए बिल्कुल इस धोखे में मत रहना कि ये तो प्लैनेट मेरे लिए अच्छा है तो फिर मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है। अरे आपको ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका स्वभाव है, ये देगा तो अपने स्वभाव के अनुरूप ही देगा, ये आपको अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही देगा, चीजें आपको अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग ही देगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बात करते हैं शुक्र की। वीनस नंबर 6। आज की डेट में मैं बोलूंगी कलयुग में, हम जी तो रहे हैं राहु के युग में, लेकिन फिर भी आज के युग में बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक मानूंगी नंबर 6 को। मैं फिर बोलती हूँ आपको क्लासिक्स में ये पढ़ने को नहीं मिलेगा क्योंकि नंबर 6 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, या शुक्र को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, लेकिन तब भी इसको एक बेनिफिक ग्रह तब भी माना गया है और आज भी माना गया। आज इसको जरूरत से ज्यादा बेनिफिक माना जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आज आपको वो सारी चीजें जो शुक्र देता है वो सारी चीजें हर इंसान को चाहिए। शुक्र किसका कारक है? लव, ब्यूटी, लग्जरी, आराम, पैसा। और एक और चीज बताऊंगी अभी आगे, लेकिन मैडम प्रजनन शक्ति। एक चीज मुझे बोलो आप, मुझे वो सारी अभी बाद में बात करेंगे, प्रजनन शक्ति के बारे में बात करूंगी। ये एक चीज बताओ, मैंने अभी तक जितनी चीजें लिखी हैं, कौन इंसान ऐसा जो कहेगा यार मैम ये नहीं चाहिए मुझे ना, ये फालतू की चीज है, अभी मुझे आई डोंट वांट लग्जरी, है ना, आई डोंट वांट आराम, मुझे तो पैसे तो चाहिए ही नहीं। अरे ब्यूटी, मेरे को तो कुरूप रहना है। लव, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, अपनी जिंदगी में कोई प्यार नहीं चाहिए मुझको, हर चीज चाहिए। आप जिस युग में रह रहे हो यहाँ पर आपको साधु किसी को नहीं बनना, ठीक है, आपको सन्यासी किसी को नहीं बनना, आपको ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जहां रह रहे हैं वहां पर शुक्र की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है ये शुक्र। इनके पीछे एक कहानी सुनाती हूँ, जो हमारी पुरानी कहानियां हैं। शुक्राचार्य, जैसे कि देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर इज देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति किनके गुरु थे? देवताओं के गुरु। और शुक्राचार्य किनके गुरु हैं? राक्षसों के गुरु, ठीक है। अब ये मत समझ लेना ओहो राक्षस, बिल्कुल आज की डेट में आपको ये हमी जो सारे लोग हैं ना, हमी में कुछ एलिमेंट हर इंसान में, एक छोटा सा पार्ट है देवता का, एक छोटा सा पार्ट है राक्षस का, और एक
मनुष्य का। तो ये तीनों प्रवृत्ति हम सब में है। राक्षस अलग नहीं है, देवता अलग नहीं है और मनुष्य अलग नहीं है, क्योंकि हम तो अपने आप को समझ के बैठे हैं, वो जो हमने सीरियल देखे हैं उनके हिसाब से हम तो मनुष्य हैं जी। मैं लाइन खींचिए का हटाऊंगी मैं तो। देखो अभी ठीक है, तो हम सभी मान के बैठे हैं, वो जो हम सीरियल देखते हैं ना, वो जो माइथोलॉजिकल सीरियल्स आते हैं उसमें मनुष्य अलग दिखाते हैं, रावण वो राक्षस अलग दिखाते हैं, देवता अलग दिखाते हैं। तो हम ये मान के बैठे हैं हम है मनुष्य, देवता अलग होंगे, राक्षस अलग होंगे, हम मनुष्य हैं। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ही राक्षस है और हमारे अंदर ही देवता है और हम ही मनुष्य हैं। तो शुक्राचार्य को माना गया राक्षसों का गुरु। शुक्राचार्य ने प्राप्त की थी संजीवनी बूटी। ध्यान देना इस बात को। शुक्राचार्य ने प्राप्त की थी क्या? संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी का मतलब क्या था? हील कर सकती थी। ये एक ऐसे व्यक्ति को जिसकी बिल्कुल मृत्यु होने वाली हो उसको भी हील कर सकती थी। ये संजीवनी बूटी थी। ठीक है, मृत को जीवित करने वाली शक्ति। तो इसका मतलब शुक्राचार्य ने वो सारी कि किस तरह से आप बहुत सारा पैसा, किस तरह से आप बहुत सारा लग्जरी, कंफर्ट, ऐशो आराम, बेसिकली ऐशो आराम किस तरह से अर्जित कर सकते हो, वो शुक्राचार्य ने वो किया था। शुक्राचार्य और शुक्र को हमने क्या माना कि शुक्र बेसिकली, ऑल्दो शुक्राचार्य की एक कहानी सुना दी, लेकिन स्टिल शुक्र को हमने क्या माना? शुक्र को हमने माना एक ब्यूटीफुल, क्योंकि जहां पर शुक्र आ जाएगा ना वहां पर ब्यूटीफुल तो लगाना जरूरी है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल गर्ल वहां पर देखो, वैसे लड़की होता है, लेकिन जैसे ही किसी चीज में आप शुक्र ले आओगे ना, ब्यूटी वहां पर ऑटोमेटिकली अंदर आ जाएगी। मैंने आपको बोला था अभी जब राहु पढ़ाते वक्त कि राहु क्या है? राहु मेकअप है। तो शुक्र क्या है? शुक्र पर्सनल हाइजीन है। शुक्र पर्सनल हाइजीन है, तो राहु जबरदस्ती का ऊपर से पोता हुआ मेकअप है। शुक्र टॉप मोस्ट चीज होती है। टॉप मोस्ट चीज, अगर आप कोई कार लेने जा रहे हो तो जो उसका सबसे अभी जैसे ग्रैंड विटारा की बात करती हूँ, तो अभी हमने एक वो मेरे हस्बैंड ने गाड़ी लिया, हमने क्या लिया, मतलब मेरे हस्बैंड ने ली है तो उन्हीं को शौक है। ग्रैंड विटारा में जो सबसे लोएस्ट लेवल था वो है वही सेम गाड़ी। आपको बाहर से देखने में सब कुछ सेम ही लग रहा है कि ग्रैंड विटारा, बस उसमें कुछ जो जो ऊपर वाला टॉप मॉडल्स होते हैं उनमें कुछ चीजें बढ़ा देते हैं अंदर से, कि वो इधर से हवा आएगी, अब सीट के अंदर से हवा आएगी, ऊपर से छत खुल जाएगी, काइंड ऑफ कुछ कुछ चीजें बढ़ा देते हैं। होते सारे सब में 4 पहिए, वही सीट्स वगैरह सब कुछ वही लगी होती है, चलती भी वैसी ही है, लेकिन वही सब कुछ ऑटोमेटिक और ये सब वगैरह वगैरह कुछ कुछ बढ़ा देते हैं। लेकिन उनका जो बेसिक मॉडल है वो 17-18 लाख का है और जो उनका टॉप मॉडल है वो 23-24 लाख का है समथिंग। जो टॉप मॉडल है ना, किसी भी कार का, किसी भी चीज का जो टॉप मॉडल है, जो सबसे ऊपर वाला मॉडल है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देना, जो कोई भी मॉडल है, जो कोई भी चीज है जो सबसे सुप्रीम लेवल पर होगी, वो शुक्र को रिप्रेजेंट करेगी, क्योंकि चीज अलग नहीं है। आप ध्यान दो, शुक्र क्या है फिर? चीज अलग नहीं है। एक गाड़ी जो ग्रैंड विटारा 17-18 का है, जो उसका बेसिक मॉडल 17-18 लाख का है, वो ग्रैंड विटारा का जो मॉडल 23-24 लाख रुपए का है, दोनों का कलर सेम, दोनों का बाहर जो लिखा हुआ है वो सेम, दोनों में 4 पहिए, दोनों में उतनी ही सीट्स, बस वहां पर क्या बढ़ा देंगे? वो फाइननेस बढ़ा देंगे। कोई अलग से वो नहीं, बस उसमें और डिटेलिंग बढ़ा देंगे कि अच्छा आपको इसमें ये छोटा सा फीचर मिल रहा है, ये आपको छोटी छोटी चीजें जो किसी चीज की डिटेलिंग बढ़ा दें, वो शुक्र है। शुक्र को हम डिटेलिंग कहते हैं। जो बारीकियों पे ध्यान दे, जो बारीकियों पे ध्यान दे, वो शुक्र है। आप शुक्र से रूल्ड व्यक्ति का काम जब देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उसने बहुत ही माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान दिया है। उसने माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान दिया है। समझ में आया? तो शुक्र
इज डिटेलिंग। जैसे कि अब हम लड़कियों को कहते हैं कि लड़कियां शुक्र है। जब हम शुक्र के लिए बात करते हैं तो हम माता का पूजन कराते हैं, ठीक है, हम माँ का पूजन कराते हैं शुक्र के उसमें, दुर्गा माँ का। शुक्र लक्ष्मी माँ को कहा गया है, दुर्गा माँ को कहा गया है। शुक्र लक्ष्मी है। आपने लड़कियों को देखा है, उनकी डिटेलिंग को देखा है इन जनरल। अगर मैं इन जनरल की बात करूं तो लड़कियों में भी डिटेलिंग होती है। क्या डिटेलिंग होती है? लड़कों के लिए या तो कोई कलर पिंक है या तो कोई कलर पिंक नहीं है ना? लेकिन लड़कियों के लिए पिंक क्या है? ये लाइट पिंक है, ये बेबी पिंक है, ये फूशिया पिंक है, ये डार्क पिंक है, ये मजेंटा पिंक है, ये थोड़ा सा स्लाइटिश मरूनिश पिंक है, ये रेडिश पिंक है। उनके लिए पिंक के 70 कलर्स हैं। और लड़कों के लिए क्या है? ये या तो ये पिंक है या तो ये पिंक नहीं है। दिस इज कॉल्ड डिटेलिंग। छोटी छोटी चीजों को डिटेल में जाके घुस के देखना, दिस इज कॉल्ड शुक्र। और जब वही डिटेलिंग होती है तो वो फाइननेस लेकर आती है, वो एक चीज के अंदर फाइन क्वालिटी पैदा करती है। मैंने क्या बोला था यहां पर? मैंने क्या बोला था यहां पर कि एक पर्टिकुलर चीज के टॉप मॉडल में और उसके लोअर वर्जन मॉडल में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन बस उसमें वो जो छोटी छोटी डिटेलिंग पे ध्यान दिया जाता है ना, वही उसके पैसों को बढ़ा देता है। तो दिस इज कॉल्ड शुक्र। फर्क करने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन करने की क्षमता शुक्र देता है। जिसका शुक्र अच्छा होगा ऐसा इंसान चीजों के अंदर फर्क कर पाएगा। ऐसे इंसान को आप दुकान पर लेकर जाओगे, वो छू कर बता देगा कि यार ये अच्छी क्वालिटी है, ये खराब क्वालिटी है। उसको छूने में उसको समझ आती है, उसको समझ लगती है यहाँ पर कि यार ये इसको ये क्वालिटी। और जिसका शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा ना, वो कहेगा क्या फर्क पड़ता है यार, दोनों एक जैसी दिखाई दे रही है। मैटर करता है, क्वालिटी मैटर करती है उन लोगों के लिए जिनका शुक्र स्ट्रांग होता है। समझ में आया? आई थिंक शुक्र के बारे में आपको वो जो एक फीलिंग होगी, वो फीलिंग इट्स, आप ना चीजों को रटो मत, उनको फील कर लो। द मोमेंट आप उनको फील कर जाओगे ना, जैसे शुक्र की फीलिंग आ रही होगी आपको, एक सॉफ्ट साटन का कपड़ा जिसका जो बहुत रॉयल है, वो शुक्र है। द मोमेंट आपने फील कर लिया ना किसी भी चीज को, आपको उसे याद रखने की जरूरत ही नहीं है, आपने शुक्र को फील कर लिया। शुक्र आपको लिटरल सेंस में जो सचमुच का आनंद होता है ना, मजा नहीं, मजा राहु दे सकता है, लेकिन जो आनंद देगा ना अंदर तक, वो मन को, चित्त को खुश कर देगा, वो शुक्र होगा। राहु मेलेफिक है, शुक्र प्योरली बेनिफिक है, प्योरली बेनिफिक। शुक्र बेनिफिक है, राहु मेलेफिक है। शुक्र को सचमुच में चाहिए वो चीज, क्योंकि उसकी मेंटालिटी, वो उसका बेसिक कैरेक्टर है डिटेलिंग करना, वो सब स्टैंडर्ड चीजों में रह ही नहीं सकता। लेकिन राहु को जो चीजें चाहिए ना महंगी महंगी, वो सिर्फ दिखावे के लिए चाहिए। आपका उसको नीड नहीं है, राहु को नीड नहीं है, वो भोग भी नहीं सकता, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन तो किसी चीज से मिल ही नहीं रही ना। राहु को सेटिस्फेक्शन तो किसी चीज से मिल ही नहीं रही, उसको तो केवल दिखाने के लिए चाहिए। लेकिन शुक्र को सचमुच में चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है इन सब चीजों से, उसको स्टैंडर्ड चीजों से, उसको लग्जरी चीजों से उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है। एक इंसान को लिटरल में भूख है और एक इंसान को केवल शो ऑफ चाहिए। 4 नंबर शो ऑफ चाहिए, 6 नंबर सचमुच में चाहिए। फर्क है, दोनों में फर्क है। लेकिन 4 नंबर के बिना आपका जीवन संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखना। कितनी मर्जी बुराई कर लो उसकी, लेकिन आप 6 नंबर के बिना तो फिर भी जी लोगे, 4 नंबर के बिना आज के समय में जी पाना इम्पॉसिबल है। और कोई कह दे अगर पॉसिबल है तो उसको बोलो एक काम करो, अपना मोबाइल फेंक दो गंगा जी में, फिर कहना कि मोबाइल के वो राहु के बिना तो हम जी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो साधु हैं। ठीक है, फिर प्लैनेट्स को महसूस करना, हर चीज में महसूस करना, जो आपको बहुत सुंदर, जेन्युइनली में बहुत सुंदर लगे और मन को शांति देना, वो चीज क्या है? शुक्र है।
और जो आपको सिर्फ शोशाबाजी लगे वो क्या है, राहु है। जिस इंसान को आपको दिखे कि यार इसमें एक रॉयलनेस तो है, ये सबकी केयर भी करता है, ये सबके लिए काम भी करता है, लेकिन स्टिल एक इसके अंदर ईगो भी है, तो वो सूर्य का प्रतीक है। जो आपको ममता से भरा हुआ लगे और बदलता हुआ लगे, बदलता हुआ, वो क्या है, वो चंद्रमा है। एक चंद्रमा के ऊपर एक कहानी सुना देती हूँ। कहानी के में एक छोटा सा वो, एक बच्चे की जो मदर थी ना, वो पास मतलब वो चली गई थी, मतलब दुनिया से चली गई थी। फिर उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तो उससे पूछा गया कि तुम्हारी जो माँ थी, जो तुम्हारी सगी माँ थी, वो ज्यादा अच्छी थी या जो तुम्हारी अभी जो नई माँ है वो ज्यादा अच्छी है, मतलब दोनों में फर्क क्या है? तो उसने कहा कि जो मेरी माँ थी ना, जो मेरी पहली माँ थी, अच्छी तो वही थी, पर वो झूठी थी। जो मेरी नई माँ है वो इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये सच्ची है। तो बड़ा मतलब आश्चर्य वाली बात है कि जो सगी माँ थी वो अच्छी थी लेकिन वो झूठी थी, और जो ये सौतेली माँ है ये सच्ची है। ऐसा क्यों? तो बच्चे ने कहा कि जो मेरी सगी माँ थी ना, जब मैं बहुत शैतानी करता था, बहुत बात नहीं मानता था, बहुत उधम काटता था, वो मुझे बोलती थी कि तेरे को खाना नहीं दूंगी, तेरी बहुत पिटाई करूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खाना देती थी, मेरे को पिटाई भी नहीं करती थी, बैठ के मेरे को जबरदस्ती खाना खिलाती थी। लेकिन मेरी नई माँ सच्ची है, वो कहती है खाना नहीं दूंगी तो नहीं देती, पिटाई करूंगी तो कर देती। मतलब आई मीन आप समझ रहे हो, चंद्रमा बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं अब मतलब मुझे इस बात से लगा कि हाँ, हमारी सारी माएं कुछ चीटिंग जरूर करती हैं, बताती कुछ और है, करती कुछ और है, लेकिन वो बेनिफिट के लिए ही करती हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन स्टिल चंद्रमा क्या है? चंद्रमा झूठ बोलने का कारक है। चंद्रमा, सच बता रही हूँ, चंद्रमा झूठ बोलने का कारक है। झूठ इन द सेंस कि जो बोल रहा है वो जरूरी नहीं है कि वैसा ही हो। हम हर माँ अपने बच्चे को झूठ बोलती है, देखो दूध पी लो सुपरमैन बन जाओगे तुम, पता है सुपरमैन नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ठीक है, आप समझ रहे हो चंद्रमा क्या है। चंद्रमा आपको समझ में आएगा, ये चंद्रमा है। जुपिटर, आपको जुपिटर समझ में आएगा कि ये जुपिटर है, ये गिविंग नेचर है, ये कहते हैं ये पर्सन, ये बुकिश नॉलेज की बात नहीं हो रही, ये सचमुच में विजडम की बात हो रही, ये जुपिटर है। ये बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है, ये बहुत अच्छा मैनेज, ये दोनों लोगों को बहुत अच्छा कनेक्टिविटी करा देता है। ये कमीशन का बेस्ड काम करता है, वो लोग मरकरी से रूल होते हैं जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं। तो इस तरीके से प्लीज नेक्स्ट टाइम तक जब हम मिले तो आप बताना मुझे कि हाँ, हमने लोगों में ये चीजें जांची, लोगों में ये चीजें परखी। इन प्लैनेट्स को याद मत करना, इन प्लैनेट्स को जीना। द मोमेंट आपने प्लैनेट्स को जीना शुरू कर दिया ना, आपको बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा।